नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम मध्य प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास संपूर्ण देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन आपको दिख रही होगी। हम सल्तनत काल देखेंगे। सल्तनत काल में दिल्ली देखेंगे तो इसमें हम मोहम्मद गजनवी देखेंगे और गौरी वंश देखेंगे, ठीक है। फिर इसी में आपको गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश आ जाता है। फिर आपका खिलजी, तुगलक, लोधी वंश। फिर मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो जाती है, जिसमें मालवा का गौरी वंश, फिर खिलजी वंश देखने को मिलेगा। फिर मुगल काल आ जाता है मध्य प्रदेश में। तो मुगल काल में हम मध्य प्रदेश देखेंगे तो इसमें आपको बाबर, हुमायूं, शेरशाह, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के समय देखेंगे। फिर निमाड़ में फारूकी वंश की स्थापना होती है तो फिर निमाड़ का फारूकी वंश हम देखेंगे। फिर आपका तोमर वंश देखेंगे, ग्वालियर का। फिर हम बघेलखंड रियासत, फिर बुंदेलखंड रियासत, फिर गोंडवाना रियासत, फिर भोपाल रियासत, फिर होलकर रियासत, फिर सिंधिया रियासत। तो ये आपका मध्यकालीन में आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से ही आधुनिक भी स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। उससे पहले जो लाल बटन दिख रहा है आपको, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से हमारा अब शुरू हो जाएगा क्या। तो यहाँ से शुरू होगा हमारा मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। एक मिनट, थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, तो इसमें सल्तनत काल देखेंगे। मध्य प्रदेश में मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी, गौरी वंश की और खिलजी वंश की। मुगल काल देखेंगे मध्य प्रदेश में। फिर प्रमुख राजवंश देखेंगे, जैसे फारूकी वंश, तोमर वंश, गोंड, बुंदेला, बघेल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सल्तनत काल में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। आप सभी ने भारत का इतिहास पढ़ा होगा। तो मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है, ठीक है। उस समय से अपन क्या मानते हैं कि आपका मिडाइवल काल स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे आपको मोहम्मद गजनवी और गौरी के समय क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मोहम्मद गजनवी और गौरी के समय, तो 1909 1019 ईस्वी के समय मोहम्मद गजनवी ने कलिंजर के एवं ग्वालियर पर आक्रमण किया। और 1995-96 में मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। इस समय ग्वालियर के शासक कौन थे? लोहांग देव। आईएमपी हो जाता है, पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी के समय, मोहम्मद गौरी के समय ग्वालियर पर आक्रमण हुआ, उसमें ग्वालियर के शासक कौन थे। अब हमको मोहम्मद गजनवी और गौरी के समय बस इतना ही याद रखना। अब इसके बाद जैसे दिल्ली में आपका क्या, दिल्ली सल्तनत चलती है तो वहां पर गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी आता है, फिर तुगलक आता है, फिर सैयद आता है, फिर लोधी आता है। तो इसकी ट्रिक आपको याद रख लेना है, ठीक है। गुलाब खिले तो सांस ली, तो गुलाब से गुलाम, खिलजी से खिलते हैं से खिलजी, तो से तुगलक, सांस से सैयद और ली से लोधी। तब गुलाम वंश की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होगा गुलाम वंश के बारे में। तो 1196 और 97 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालवा के क्षेत्र पर आक्रमण किया, उज्जैन को लूटा, और यद्यपि यह विजय अस्थायी थी। फिर 1202 और 3 में ऐबक ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया और चंदेल शासक किसको, परमादिदेव को हरा दिया था। ये अपन ने जब चंदेल पढ़े थे तो वहां पर आपने परमादिदेव को पढ़ा था अच्छे से, ठीक है। और कलिंजर के खजुराहो मोहब्बा पर क्या करते हैं, अधिपत्य कर लिया। फिर उसके बाद ऐबक के बाद इल्तुतमिश बनता है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो इल्तुतमिश ने ग्वालियर के दुर्ग पर आक्रमण किया और प्रतिहारों को पराजित किया। इस युद्ध में नरवर्मन ने तुर्कों की सहायता की और इस प्रसन्न होकर इल्तुतमिश ने नरवर्मन को शिवपुरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया था। ये चीज आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। फिर 1233-34 में इल्तुतमिश ने कलिंजर के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और 1234 में छहदेव के नामक राजपूत सरदार ने इल्तुतमिश को हराया था। फिर 1234-35 में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया, उज्जैन को लूटा और महाकालेश्वर मंदिर को लूटा, अतः इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने महाकाल मंदिर को लूटा। ऐबक की मृत्यु के बाद प्रतिहारों ने ग्वालियर, जबकि चंदेलों ने कलिंजर और पन्ना पर अजयगढ़ अध्यापित कर लिया था, ठीक है। ऐबक की मृत्यु के बाद वापस इन्होंने क्या कर लिया था, अपने अपने जगह को वापस से ले लिया था। फिर इसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद बनता है के समय नायाब मलिकात बलवन ने मध्य प्रदेश में निम्न काम किए। क्या, 1247 में बलवन ने कलिंजर पर आक्रमण किया, बघेल शासक दलकेश्वर और मलकेश्वर को पराजित किया। 50 में परमार वंश का शासक जुतुगीरदेव पर आक्रमण किया। 51 में उल्गू खां के नेतृत्व में कलिंजर पर आक्रमण किया और 51 में भी चंदेरी और नरवर राजा जहादेव पर आक्रमण किया। अब हमारा ये खत्म होता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में 3-4 चीज याद रखना है। तो सबसे पहले उज्जैन को लूटा किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर दूसरी बात क्या, परमादिदेव पर किसने आक्रमण किया, तो ऐबक ने किया। फिर तीसरी बात,
इल्तुतमिश ने ग्वालियर के दुर्ग पर आक्रमण किया और प्रतिहारों को पराजित किया। इसमें नरवर्मन ने किसकी सहायता की थी? तो इसने तुर्कों की सहायता की थी। इससे प्रसन्न होकर इल्तुतमिश ने क्या करा? नरवर्मन को शिवपुरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया था। उसके बाद फिर ऐबक की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि प्रतिहार में ग्वालियर और चंदेलों ने कलिंजर पर और अजयगढ़ पर अध्यापित कर लिया था। ये चीज याद रखना। फिर बलवन की बात आ जाती है। बलवन ने कलिंजर पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद उल्गू खा के नेतृत्व में आक्रमण किया, ठीक है, कलिंजर पर। फिर बलवन ने चंदेरी व नरवर्मन के राजा शाहदेव पर आक्रमण किया, ये याद रखना। और उसने कौन सी नीति अपनाई थी? तो इसने लोह और रक्त और लोह की नीति अपनाई थी, रक्त और लोह की। ये चीज यहाँ पर याद रखना। अब अपन खिलजी वंश के बारे में देख लेते हैं। तो खिलजी वंश का संस्थापक आपको पता है जलालुद्दीन खिलजी। पद्मावती मूवी आपने देखी होगी, ठीक है। उसमें मालवा पर और मांडू को लूटा था, पहली बात याद रखना। फिर ये सन चाहे याद मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये जो अभियान है ये याद होना चाहिए। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने ग्वालियर में शिकार अभियान पर आया और यहाँ के यात्रियों को ठहरने के लिए एक भवन का निर्माण करवाया। फिर 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेरी और विदिशा जिसे भेलसा बोलते पर उसे आक्रमण किया। 1292 में ही अलाउद्दीन ने फिर भोज जीती के समय मालवा पर आक्रमण किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान करते जाते समय मालवा से होकर गुजरा था और अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेरी, विदिशा, उज्जैन, मांडू को लूटा था। फिर ये अब आपको भारत का इतिहास पता होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा एमपी का इतिहास भी, ठीक है। भारत के इतिहास में जब इतनी चीजें नहीं पढ़ी जाती, अब एमपी का इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एमपी का इतिहास देखेंगे। फिर 1305 की बात है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति कौन थे? मुल्तान के सूबेदार आईने मुल्क के नेतृत्व में मालवा पर आक्रमण किया और जो मलक देव को पराजित किया और मांडू पर अलाउद्दीन का अध्यापित हो गया। अब अपन ने पढ़ा होगा मलक देव के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अपन ने पढ़ा था कि यह सबसे अंतिम शासक था मलक देव, यह अपन ने वहां पर देखा था। तो ये किस अंतिम शासक था ये आपको पता होगा। जैसे कीरत सिंह तो आपका किसका हो जाता है? कीरत सिंह की बात करें तो ये आपके राजपूत काल में जो आपके बुंदेलखंड चंदेल वंश था उसका था, ठीक है। उसके अलावा आपका जो मलक देव था ये किसका अंतिम शासक था? तो ये आपको याद रखना है, ये परमार वंश का शासक था। तो इसने मालवा को मिला लिया था, उस समय अपन ने पढ़ा था मलक देव, ठीक है। चंदेल शासक हमीर वर्मन की मृत्यु के बाद दमोह और जबलपुर क्षेत्र पर अलाउद्दीन खिलजी का अध्यापित हो जाता है। और जानकारी कहाँ से मिलती है? सेलैया से। ये चीज आपको याद रखना। अब हमीर वर्मन कौन था? ये भी अपन अच्छे से पढ़ के आए पीछे, ठीक है। हमीर वर्मन की हम बात करें तो ये आपके देखने को मिलेगा अंतिम शासक किसका? तो ये चंदेलों का देखने को मिलेगा। लेकिन अपन ने वहां पर क्या पढ़ा था कि कीरत सिंह आधे विद्वान कीरत सिंह को मानते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कीरत सिंह के समय मिलाया था और यहाँ पर आपको हमीर वर्मन है। तो दोनों को आपको याद रखना, अंतिम शासक दोनों थे, जो ऑप्शन में आता है उस हिसाब से लगाना है। अब सेलैया ग्राम शिलालेख में क्या था? दमोह में अवस्थित है, पहली बात। अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक कहा गया है। इसने अलाउद्दीन की दमोह एवं जबलपुर क्षेत्र में अधिपत्य जानकारी मिलती है। अब इसके बाद तुगलक वंश में फारसी भाषा में उत्तीर्ण बाटियागढ़ अभिलेख कहाँ पर है? दतिया में जानकारी प्राप्त होती है। दमोह क्षेत्र पर गयासुद्दीन तुगलक का अधिपत्य था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी द्वारा बटियागढ़ दमोह में प्राणियों हेतु, ठीक है, प्राणियों हेतु गोमठ, बावड़ी और बगीचे बनवाए जाने का उल्लेख मिलता है कि दक्षिण पूर्व पर जाते समय एमबीटी ने धार के किले का निर्माण कराया था। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में विवरण दुलचीपुर या हुलिनपुर सागर से अभिलेख मिलता है, ये याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक के पुत्र मोहम्मद शाह ने 1390 में दिलावर खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और आगे चलकर मालवा का स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की ये स्थापना करता है। तो तुगलक ने ही क्या करा था? मालवा में दिलावर खां को सूबेदार नियुक्त किया था। इसके बाद लोधी वंश आ जाता है। तो सिकंदर लोधी ने तोमर शासक मानसिंह को हराया। इब्राहिम लोधी ने 1517 में तोमर वंश के शासक विक्रमजीत को हरा अपनी अधीनता स्वीकार कराई। फिर विक्रमजीत को पराजित करने के बाद इब्राहिम लोधी ने तातर खां को ग्वालियर का किलेदार बनाया। विक्रमजीत ने इब्राहिम लोधी के साथ मिलकर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के विरुद्ध भागीदारी की और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी की पराजय हुई, जिसमें विक्रमजीत क्या होता है? मारा जाता है। ग्वालियर पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। यहाँ से ये चीज हमने यहाँ पर देखी। अब मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो जाती है। इससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमको इसमें मुख्य क्या चीजें याद रखना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको मोहम्मद गजनवी, अब यहाँ पर मैं आपको अलग से एक स्लाइड में लेकर बता देता हूँ। सबसे पहले क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश में सल्तनत काल। तो इसमें सबसे पहले आपको कौन दिखा था? गजनवी, ठीक है, गजनवी। तो गजनवी में दो ही चीजें याद रखना थी। इसने काय पर आक्रमण किया? कलिंजर पर, ठीक है, कलिंजर पर और ग्वालियर पर आक्रमण किया, ठीक है।
ये ये चीज याद रखना है। फिर इसके बाद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी जिसे हम बोलते हैं गोरी। तो गोरी के बारे में क्या याद रखना, इसने ग्वालियर पर आक्रमण किया, ठीक है। और इस समय ग्वालियर का शासक कौन था, तो इस समय शासक था आपका लोहांग देव, ठीक है, लोहांग देव। फिर इसके बाद आपके गुलाम वंश आ जाता है। गुलाम वंश में क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले ऐबक। ऐबक ने क्या क्या किया, तो ऐबक को आपको याद रखना है कि इसने सबसे पहले उज्जैन को लूटा, ठीक है, उज्जैन को लूटा। फिर इसके बाद ऐबक ने काय पे बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया। और यहाँ का शासक कौन था, तो यहाँ का शासक था आपका परमादी देव, ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ा था। परमादी देव। फिर इसके बाद कौन आता है, ऐबक के बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की हम बात करें तो इसने क्या किया था, इल्तुतमिश ने ग्वालियर के दुर्ग पर आक्रमण किया था, ठीक है, ग्वालियर पे इसने भी आक्रमण किया था, दुर्ग पर। और किसको हराया था, तो प्रतिहारों को हराया था, ठीक है, गुज्जर प्रतिहारों को हराया। इसके बाद इस युद्ध में नरवर्मन ने किसकी सहायता की थी, जो आपके शिवपुरी का था क्षेत्र, ठीक है, तो नरवर्मन ने ये आपके इनकी सहायता की थी, तुर्कों की, ठीक है, तुर्कों की सहायता की थी, ये चीज आपको पता होगी। तो नरवर्मन ने क्या किया, इसने इल्तुतमिश ने नरवर्मन को क्या किया था, तो शिवपुरी का क्षेत्र दे दिया था, ठीक है, शिवपुरी का जो नरवर्मन वाला था ये आपका क्षेत्र प्रदान कर दिया था। इल्तुतमिश ने कलिंजर पर भी अभियान किया, ठीक है, कलिंजर। तो कलिंजर पर क्या क्या विजय प्राप्त की। उसके बाद इल्तुतमिश ने क्या किया, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर को लूटा, महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। ये चीज यहाँ पर याद रखना, इसलिए देखो मैं डबल बता रहा हूँ क्योंकि वहां पढ़ने में आपको समझ में नहीं आया होगा कहाँ पर क्या हुआ। पढ़ने के बाद आप ऐसे शॉर्ट में बना लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब ऐबक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इल्तुतमिश जो फिर ऐबक रहता है, ऐबक की मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश की नहीं, ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो ऐबक की मृत्यु के बाद क्या होता है कि वापस से आपके जो एक मिनट, ठीक है, ये ऐबक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद क्या होता है, तो आपको पता होगा ग्वालियर वाले क्षेत्र में, ग्वालियर में गुज्जर प्रतिहार, और कलिंजर में चंदेल, और अजयगढ़ में आपके क्या करते हैं, ये वापस से अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। अब इसके बाद कौन बनता है, इसके बाद बनता है नासिर उद्दीन मोहम्मद, ठीक है, जिसे हम क्या बलवन, नासिर मोहम्मद। इस समय कौन था आपका नायाब मलिक, तो बलवन था, ठीक है, बलवन। तो बलवन क्या करता है इस समय, तो बलवन इस समय आपका 1247 में दलकेश्वर और मलकेश्वर को पराजित करता है, बघेल शासक, ठीक है, बघेल शासक दलकेश्वर और मलकेश्वर को पराजित करता है। 1250, 1250 में क्या होता है, परमार शासक जेतु, परमार शासक जो रहता है कौन, जेतु देव, ठीक है, इसको पराजित करते हैं। फिर 51 में, 1251 में आपके उल्गू खा, ठीक है, उल्गू खा नहीं, उलुग खा के नेतृत्व में क्या कलिंजर पर आक्रमण करता है, कलिंजर पर आक्रमण करता है। और 1200 फिर 51 की बात है, तो इस समय क्या करता है कि जो चंदेरी का नरवर्मन था, चंदेरी का नरवर, ठीक है, चंदेरी नरवर के राजा जो थे कौन थे, जहाद देव, इसको क्या करते, पराजित कर देते। और इसी ने आपको याद रखना, बलवन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। ये चीज यहाँ पर हो गया अपना गुलाम वंश के बारे में। अब अपन खिलजी वंश देख लेते हैं यहाँ पर, खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बारे में क्या क्या याद रखना है हमको, सबसे पहले कि सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जो खिलजी था जलालुद्दीन खिलजी, इसने क्या किया, सबसे पहले तो मालवा पर आक्रमण किया, मालवा और मांडू को लूटा, मालवा इनको लूटा, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने। उसके बाद इसने, जलालुद्दीन खिलजी ने ही क्या किया, तो इसने एक और क्या, ग्वालियर में शिकार अभियान किया,
ठीक है, ये चीज यहाँ पर याद रखना। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ये हो गया यहाँ पर, फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इसने सबसे पहले चंदेरी और कहां पर, भेलसा, ठीक है, जो विदिशा, इस पर क्या किया इसने, आक्रमण। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, परमार जो आपके राजा थे, ठीक है, भोजदित्य परमार राजा, इन पर क्या किया, आपका आक्रमण। ये याद रखना। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, ये देवगिरी के कहां पर जा रहा था, देवगिरी अभियान पर, देवगिरी देवगिरी अभियान पर, ठीक है। तो देवगिरी अभियान पे जाते समय इसने क्या, किस किस को लूटा था, तो मालवा से होकर गुजरा था, तो इसने आपका चंदेरी, ठीक है, उसके बाद विदिशा, फिर आपको याद रखना उज्जैन, फिर मांडू। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या होता है, 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने क्या करा, इसका एक सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, सेनापति। सेनापति का नाम क्या था, तो सेनापति का नाम याद रखना चाहो तो याद रख लेना, इसका नाम था आइने उल मुल्क, ठीक है, आइने उल मुल्क, आइन उल मुल्क। इसने क्या किया, इसके नेतृत्व में मालवा पर आपका आक्रमण कर दिया, ठीक है, मालवा पर आक्रमण। उस समय मालवा का शासक तो आपका हो जाएगा कौन सा, मलक देव, ठीक है, मलक देव। कौन हो जाएगा, मलक देव। इतनी चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद माल जो आपका चंदेल शासक, ये याद रखना, मलक देव को हराया इसने। फिर चंदेल में क्या होता है, ये मालवा की बात हो गई। अब यहाँ पर आपको याद रखना है चंदेल शासक, ठीक है, जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था। तो चंदेल शासक कौन था, अंतिम शासक, तो आपको याद रखना, एक तो किरत सिंह या हमीर वर्मन। तो हमीर, यहाँ पर अपन को जानकारी मिलती कि हमीर वर्मन को इसने क्या किया गया था, हराया था, ठीक है। हमीर वर्मन की मृत्यु के बाद दमोह के जबलपुर से अलाउद्दीन के हो गया था, तो हमीर वर्मन को इसने हराया था, या इसकी मृत्यु के बाद। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे क्या कर लिया था, इस पर आपका अधिपत्य कर लिया था। ये जानकारी कहां से मिलती है, तो ये हमको मिलती है सेलैया ग्राम शिलालेख से। इतनी चीज आपको याद रखना है। अब आता है आपका तुगलक वंश। अब तुगलक वंश भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। पहले हमने गुलाम वंश देखा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये गुलाम वंश। फिर हमने यहाँ पर खिलजी वंश देखा। फिर हमने अब देखेंगे तुगलक वंश। तो यहाँ पर तुगलक वंश देख लेते हैं हम। तुगलक वंश। अब तुगलक वंश में क्या क्या याद रखना है, पहली चीज तो ये कि जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले बटियागढ़ अभिलेख, बटियागढ़ अभिलेख। अब बटियागढ़ अभिलेख में हमको क्या जानकारी मिलती है कि ये आपका फारसी भाषा में था, फारसी भाषा में, ठीक है, फारसी भाषा में था आपका। उसके बाद इसमें क्या याद रखना, तो ये संबंधित था आपका गियासुद्दीन तुगलक से, ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक से। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कौन आता है, एमबीटी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो एमबीटी के बारे में क्या याद रखना है कि इसने बटियागढ़ दमोह में क्या बनाया था, तो इसने आपके एमबीटी ने बनाया था यहाँ पर एक तो गोमट बनाया था, बावड़ी बनाया था, बगीचे बनाया था, इसको मत याद रखो। पर इसके बाद याद रखो कि जो आपका एमबीटी था ये देवगिरी विजय पे गया था, ठीक है, देवगिरी विजय पर। तो देवगिरी विजय पर गया था, तो इसने क्या किया था, तो इसके जाते समय इसने धार के किले का निर्माण करवाया था। ये चीज यहाँ पर याद रखना। फिर इसके बाद एमबीटी के बाद कौन आता है आपका, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक आता है।
तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या याद रखना कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती, दुलचीपुर या हुलनीपुर। इस अभिलेख से इससे प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक का जो आपको पुत्र कौन बनता है, इसका पुत्र था मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह ने क्या किया था कि 1390 की बात है, इसने दिलावर खां को क्या किया, मालवा का आपका सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, दिलावर खां को सूबेदार बनाया कहाँ का, मालवा का। और आगे चल के यही क्या करता है, आपका मालवा में आपके स्वतंत्र मुस्लिम राजवंश की स्थापना करता है। अब इसके बाद हम लोधी वंश देख लेते हैं। ठीक है, लोधी वंश। अब लोधी वंश के बारे में क्या जानकारी रखना है कि सबसे पहले सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी ने किसको हराया था, तो मान सिंह को। ठीक है, मान सिंह कहाँ का था, तो ये आपको याद रखना, ग्वालियर में तोमर वंश। ठीक है, तोमर वंश ग्वालियर, ये चीज यहाँ पर याद रखना। फिर इसके बाद कौन आता है, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी ने क्या किया था, तो 1517 में आपको याद रखना, जो तोमर वंश का शासक था। ठीक है, इसका शासक था, तोमर वंश का शासक कौन हो जाएगा, विक्रमजीत। विक्रमजीत। अब विक्रमजीत को उसने क्या किया था, हराया और अपनी अधीनता स्वीकार कराई। इतना करवा दिया। इसके बाद क्या होता है कि अब्राहम लोदी और किसका युद्ध होता है आपका, तो आपको याद होगा इब्राहिम लोदी पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर के खिलाफ। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। अब पानीपत के प्रथम युद्ध में हमको क्या याद रखना है कि होता किसके बीच है, अब्राहम लोदी और इधर बाबर। ठीक है, बाबर के बीच होता है। अब इसमें क्या होता है, विक्रमजीत क्या करता है कि विक्रमजीत अब्राहम लोदी का साथ देता है। ठीक है, विक्रमजीत साथ देता है, ये साथ देता है। तो इसमें क्या होता है, ये हार जाता है और विक्रमजीत जो रहता है ये इसमें मारा जाता है। और ग्वालियर पे किसका आक्रमण किसका हो जाता है, तो इसके हार जाने के बाद ग्वालियर पर आपका मुगल का अधिपत्य हो जाता है, पत्ती हो जाता है। अपन ने यहाँ तक देख लिया, अपन ने दिल्ली सल्तनत कर ली। अब यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे ही आपको पता होगा कि मुगल का यहाँ पर अधिपत्य हो गया, तो अब एमपी वाले क्षेत्र में सब दूर थोड़ी हुआ है। अब यहाँ पर कुछ क्या होते हैं, ऐसे टाइम पे आपके नए नए राजवंश उभर के आते हैं और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र राज्य। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्र आपके राज्य जितने थे, तो इनको देख लेते हैं। यहाँ पर मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना। अब इसमें प्रमुख हम पृष्ठभूमि देखेंगे पहले, फिर प्रमुख वंश देखेंगे तो गौरी वंश बनाओ, खिलजी वंश, फिर अन्य शासक भी यहाँ पर आए। तो आप जैसे जैसे देखोगे आपको समझ में आएगा। फिर इसको हम वापस ऐसे समझ लेंगे जैसे यहाँ पर आपने समझा यहाँ पर अभी। ठीक है, उसको वापस एक बार ऐसे समझ लेंगे तो आपको अच्छे से चीजें याद हो जाएगी। अब जैसे आपको यहाँ पर पता होगा, अब अपन इसको पृष्ठभूमि देखना है सबसे पहले कि अपन को स्वतंत्र राज्य स्थापना हुई तो कैसे हुई। पहले पृष्ठभूमि तो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, पृष्ठभूमि में आपको सबसे पहले मालवा वाला क्षेत्र देख लो, ये एमपी में मालवा वाला क्षेत्र। ठीक है, इसमें यहाँ पर सबसे पहले किसका अधिकार देखने को मिलेगा, तो राजपूत काल में आपको परमारों का। ठीक है, परमारों का शासक हुआ था राजपूत काल में, पहली बात परमारों का शासन। ठीक है, परमारों के शासन में आपको पता है सबसे लास्ट आपका कौन था, तो उस समय आपको याद रखना है कि वहां पर आपको जो परमार शासक था उसमें मलक देव। ठीक है, मलक देव क्या हो जाएगा आपका, ये अंतिम शासक हो जाएगा वहां पर, मलक देव। मलक देव। अब मलक देव को किसने हराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति कौन था, सेनापति आइन उल मुल्क। ठीक है, आइन उल मुल्क।
ये फिर उसके बाद क्या होता है कि कालांतर में दिल्ली के बाद यहाँ पर किसने शासन किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मिला लिया। फिर तुगलक, तो तुगलकों का भी यहाँ पर रहा रहेगा, ठीक है। तुगलकों के बाद इसमें कौन आता है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक आता है, इसने क्या किया था, तो एक हुसैन हुसैन नाम का व्यक्ति था, ठीक है। उसको कौन सी उपाधि दी थी, तो दिलावर खां की उपाधि दी थी, दिलावर खां की उपाधि दी थी। और आगे चल के यही दिलावर खां आगे चलकर आपकी क्या करता है, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज की स्थापना करता है, ठीक है। अब दिलावर खां को इसने क्या दे दी, उपाधि दे दी, ठीक है। इसने मतलब हुसैन शाह को इसने दी थी, जो फिरोज शाह तुगलक था इसका एक पुत्र था, ठीक है। उसको आपको पता होगा नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय, इसने आपको क्या दी थी, तो हुसैन शाह को दिलावर खां का ये आपका सूबेदार नियुक्त कर दिया था। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। फिर इतने में क्या होता है यहाँ पर आपको केंद्र में, तो यहाँ पर तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हो जाता है, ठीक है। तैमूर लंग का भारत पर क्या हो जाता है, आक्रमण। तो आक्रमण हो जाता है, तो ये कहां पर आ जाता है, ये आ जाता है दिलावर खां के शरण में, दिलावर खां के शरण में। अब ये जिसने इसको नियुक्ति किया था वही आ जाता है इसके शरण में। तो ये यहाँ पर 2-3 साल रहता है, ठीक है, 2-3 साल रहता है। और इसके जाने के बाद ये क्या करता है, इसका एक बेटा रहता है दिलावर खां का, जिसका नाम अल्प खां रहता है, ठीक है। ये आगे चल के होशंग शाह बनेगा। इस अल्प खां रहता है, तो ये इसको बोलता है, अरे पिताजी, जिसने आपको मतलब यहाँ पर सूबेदार बनाया था, आप जिसके अंडर काम कर रहे हैं उसके ऊपर ही आक्रमण हो गया है, और वही मतलब आपके पास आ रहा है बच के, तो उसको शरण दे दिया और उसके बाद निकल गया। और उसके कहने पर, अल्प खां के कहने पर इसने क्या कर दिया, आपके मालवा में प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज की स्थापना कर दी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर मुस्लिम राज की स्थापना होती है। तो ये चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपको पढ़ेंगे जब और अच्छी चीजें समझ में आ जाएगी। तो देख लो पृष्ठभूमि, यहाँ पर पृष्ठभूमि में राजपूत काल में मालवा पर परमारों का शासन था, अभी देखा, जिसका आखिरी कौन था, तो मलक देव था। इस पर किसने आक्रमण कर दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन था, आईने मुल्क ने कर दिया, और इसको अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसके बाद कालांतर में दिल्ली के में खिलजी के बाद तुगलक हुए, ठीक है। इन्होंने शासन यहाँ पर स्थापित हुआ, और इसमें ही फिरोज शाह तुगलक था, तो इसने हुसैन नामक व्यक्ति को क्या, दिलावर खां की उपाधि धारण की, मतलब प्रदान की। दिलावर खां आगे चलकर 1930 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र, जो उसका नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय था, इसने मालवा का इसको सूबेदार बना दिया। अब मालवा का सूबेदार बन गया। अब ऐसा होता है कि 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण होता है, और ये यहाँ से भागकर कहाँ पर आ जाता है, दिलावर खां के शरण में आ जाता है। तो दिलावर खां के यहाँ 1398 से 1401 तक रहता है ये। और इसके जाने के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद मालवा के जाने के बाद दिलावर खां गोरी यहाँ पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। तो ऐसे आपकी स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है। अब मालवा का गोरी वंश हम यहाँ पर जो देखते हैं, तो इसमें दिलावर खां क्या रहता है, संस्थापक रहता है। मालवा का स्वतंत्र मुस्लिम राजवंश था, इसमें आपके दिलावर खां, हुसैन शाह, मोहम्मद शाह आपके क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। अब दिलावर खां, तो इसके बारे में क्या क्या याद रखना है, 1401 से 1486 मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब हुई, 1401 में। ये चीज यहाँ पर याद रखना, ठीक है। ये अपनी माता की ओर से क्या था, दशमिक के सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी का वंशज था, और पिता की ओर से ये कौन था, तो विदेशी तुर्क था। अब इसने अपने पुत्र जो अल्प खां आगे चल के कौन बनेगा, होशंग शाह बनेगा, ठीक है। ये इसके कहने पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी, और धार को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। फिर खान देश जो था आपका, ठीक है, बुरहानपुर निमाड़ वाला, इससे क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अपनी पुत्री का विवाह मलिक राजा फारूक से कर दिया। फारूकी वंश आगे आएगा, ठीक है, निमाड़ का फारूकी वंश। अब होशंग शाह, इसका अन्य नाम अल्प खां था, इसका ये पिता था, ठीक है। किस कौन था इसका पिता, तो इसका पिता आपको पता है अभी दिलावर खां गोरी था। इसने धार से मांडू अपनी राजधानी स्थानांतरित की, और इसके शिष्य, ये किसका शिष्य था, तो शेख बुरहानुद्दीन, इसके गुरु थे शेख बुरहानुद्दीन। अब इसने क्या क्या कार्य किए, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, इसके कार्य कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके कार्य में आपको कार्य याद होने से पहले आपको क्या होना चाहिए, इसका एक समकालीन राजा पता होना चाहिए, ठीक है, समकालीन या संघर्ष जिससे हुआ था। तो गुजरात में कौन था, मुजफ्फर शाह था, ठीक है, गुजरात में कौन था, मुजफ्फर शाह था। तो ये चीज आपको याद रखना। अब कार्य देख लेते हैं। मांडू में क्या एक किला बना है जिसमें 12 दरवाजे, और दिल्ली दरवाजा सबसे प्रमुख था। होशंगाबाद नगर बसाए एवं हिंडोला महल का निर्माण करा। होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद जिसका नाम वर्तमान में नर्मदापुरम कर दिया गया है आपको। राजपूतों को मालवा में बसने के लिए प्रोत्साहित किया इसने, और नरदेवी सोनी जैन को अपना खजांची बनाया, ठीक है, खजांची बनाया। इसने भोपाल पर आक्रमण करके राजा भोज द्वारा निर्मित झील को ध्वस्त करवा दिया, ठीक है।
फिर 1401 में गुजरात के शासक, ये देखो यहाँ पर आ गया, मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण किया, होशंग शाह को पराजित किया, किंतु मालवा में हो रही अर्थव्यवस्था को चलते होशंग शाह ने कैद से मुक्त कर दिया। ठीक है, होशंग शाह को कैद से मुक्त कर दिया। तो इधर आपको गुजरात पता है। ठीक है, गुजरात में कौन था आपका, तो मुजफ्फर शाह था। इसने मालवा में क्या किया, इसको कैदी बना लिया। अब यहाँ पर कैदी बना लिया तो यहाँ पर कौन संभालेगा भागदौड़। तो यहाँ पर इसके लिए क्या है कि यहाँ पर अव्यवस्था चल रही थी, तो इसको देखते हुए होशंग शाह को इसने मुक्त कर दिया। अब जैसे ही होशंग शाह यहाँ पर आता है तो जाजनगर अभियान के दौरान ये खरेला एवं 1413 में गांगरोन के किलों को जीतता है। ठीक है, लेकिन अहमद शाह बहमनी ने खरेला पर आक्रमण किया और इसे पराजित किया। तो अब ये क्या करता है, यहाँ से कैद के आने के बाद तो जाजनगर, ठीक है, जाजनगर अभियान करता है, और दूसरा कहाँ करता है, गागरोन। ठीक है, गागरोन के किले पर आपका क्या करता है, ये जीत लेता है। ये जीत लेता है तो लेकिन फिर 1428 में जो कौन, अहमद शाह बहमनी, ये इस पर खेला पर आक्रमण कर देता है और इसे पराजित कर देता है, और जुलाई 1435 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इतनी चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद राजा भोज के द्वारा जो बनाया गया इसके बांध रहता है झील, ठीक है, साइक्लोपियन बांध, इसको नष्ट कर देता है। इसने मांडू का नाम क्या कर दिया था, तो इसने मांडू का नाम सादियाबाद कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था, सादियाबाद। ये इस मांडू का नाम इसने सादियाबाद कर दिया था। और इसके अलावा जाम मस्जिद का निर्माण, ठीक है, जिसकी नींव किसने रखी थी, मोहम्मद एक द्वारा रखी गई थी। ये चीज यहाँ पर। अब मोहम्मद गोरी अब देख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम गजनी खां था। ये होशंग शाह की मृत्यु के बाद अल्पकाल के लिए शासक बना था। उसने अपना वजीर किसको बनाया था, तो मोहम्मद खां खिलजी को। यही आगे चल के मालवा में खिलजी वंश की स्थापना करता है। ये अयोग्य और निरकुंज शासक था। इसके वजीर मोहम्मद खां खिलजी ने अपने सहयोगी मलिक मगीस के साथ मिलकर क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दी और नए वंश खिलजी की स्थापना कर दी। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब मालवा में खिलजी वंश आ जाता है। खिलजी वंश को हम देखते हैं। तो खिलजी वंश देखने से पहले आपको इसमें क्या याद होना चाहिए, समकालीन याद होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपका ये मध्य प्रदेश, ठीक है, मैं यहाँ मध्य प्रदेश बना देता हूँ छोटा सा, ये मध्य प्रदेश, और यहाँ पर दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में इस समय कौन शासन कर रहा था, तो सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश। अब सैयद वंश में भी कौन सा राजा कर रहा था, तो मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह। अब आपको उधर जो खिलजी वंश पढ़ा है ना आपने दिल्ली सल्तनत में, वो अलग है और ये वाला अलग है। इसके अलावा मेवाड़ में कौन शासन कर रहा था, ये दिल्ली हो गया। ठीक है, यहाँ मेवाड़ हो गया। तो मेवाड़ में कौन शासन कर रहा था, राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा आपको याद रखना है, राणा कुंभा। आपको समकालीन जब भी आप माइंड में लेकर चलोगे तो चीजें आपको अच्छे से याद होगी। और गुजरात में कौन शासक कर रहा था, तो अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह। ये चीज अब यहाँ पढ़ लेते हैं। तो संस्थापक पता है मोहम्मद खिलजी। अब मोहम्मद खिलजी का परिचय, तो ये एक योग्य शासक था। ठीक है, इसने मिस्र के खलीफा से क्या किया था, स्थिति को मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, और इसने मासीर उल मुल्क को अपना वजीर बनाया था। इसके अलावा इसकी सैन्य उपलब्धियां, तो देखो अभी अपन ने देखा गुजरात के अहमद शाह प्रथम से इसने युद्ध किया। ठीक है, ये आपका गुजरात हो जाता। तो यहाँ पर अहमद शाह था और इसने ब्राह्मणी शासक अहमद शाह तित्ती से युद्ध किया। फिर मेवाड़ में राणा कुंभा से संघर्ष किया। तो इतने इसके संघर्ष चल रहे थे। मेवाड़ के राणा कुंभा ने इससे संघर्ष किया, जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी विजय का दावा करते हैं। विजय में क्या बनाया था, विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनाया था, जबकि मोहम्मद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला भवन बनाया था। ठीक है, निर्माण करवाया था, लेकिन अभी अपने को देखने को नहीं मिलता है। फिर अन्य उपलब्धि, तो मालवा के गौरव को इसमें चरमोत्सव पर पहुंचा है। ठीक है, मांडू में चिकित्सा और आवासीय विद्यालय बनाए, जैन व्यापारी को संरक्षण, मांडू में होशंग शाह के मकबरा का निर्माण कराया, IMP हो जाएगा। फिर अशरफी महल का निर्माण कराया, जो कि एक मदरसा था। होशंग शाह द्वारा आरंभ किए गए जामा मस्जिद के निर्माण का कार्य इसने पूरा करवाया था। तो इतनी चीज आपको यहाँ पर इसके बारे में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर गागरोन का अभियान आपको पता है, गुजरात ब्राह्मणी मेवाड़ के राज्यों से युद्ध किया और गागरोन अभियान नाम सुल्तानाबाद कर दिया था। ये तो चलो छोड़ो इसको, अब आगे चलते हैं। इसके बाद गियासुद्दीन खिलजी आता है आपका। ठीक है, ये किसका पुत्र है, तो आपका ये मोहम्मद खिलजी का पुत्र है। अब इसमें क्या होता है, इसका अन्य नाम ग्यास शाह या ग्यात शाह है। ठीक है, और ये अत्यंत ही विलासी प्रवृत्ति का था। ठीक है, इस उल्लेख मिलता है कि इसके दरबार में 16,000 दासियां थी। जहाज महल का निर्माण मूलतः राजा भोज ने करवाया था, लेकिन इसे नए रूप में परिवर्तित गियासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये देख लेना यहाँ पर। फिर इसका निर्माण तो चंपा बावड़ी और जहाज महल दोनों इसने निर्माण करवाया था।
और कपूर और मुंज तालाब के मध्य स्थित है। आपने देखा होगा जहाज महल, तो आप मांडू गए होंगे वहां पर। इसके पुत्र कौन था? तो इसका पुत्र नासिरुद्दीन नासिर शाह ने इसे जहर देकर इसकी हत्या कर दी थी। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो नासिरुद्दीन नासिर शाह आ जाता है। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ मत याद रखना, बस इसमें आपको याद रखना है इसने कालदिया महल का निर्माण करा था, जो कहां पर देखने को मिलता है? उज्जैन में। फिर इसी के समय ईश्वर सूरी नामक कवि ने ललिता चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी, और इसे 1510 में बुखार के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। देख पा रहे हो, बुखार के कारण भी मृत्यु हो जाती थी पहले, क्योंकि पहले इतनी स्वास्थ्य सुविधा ही नहीं थी, तो राजा बड़े बड़े राजा निपट जाया करते थे। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह आपका बनता है, ठीक है, द्वितीय अंतिम शासक बनता है। ये तो मालवा का अंतिम शासक था। मोहम्मद खिलजी द्वितीय एवं आजम हुमायूं इसके अन्य नाम थे। शासन छोड़ दो। इसने मुसलमान अमीरों से अपनी रक्षा के लिए रायचंद, पुरालिया और मेदनी राय की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है, ये याद रखना। और उसके अलावा मेदनी राय ने चंदेरी में विद्रोह का दमन कर चंदेरी का अधिपत्य किया। वो बाद में मेदनी राय के बढ़ते प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए इसने गुजरात के शासक बहादुर शाह की मदद ली, लेकिन बाद में इसके संबंध बहादुर शाह से खराब हो गए। मोहम्मद शाह के बारे में इतनी चीज आपको यहाँ पर देखना है। फिर अतः बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर गुजरात के अधीन कर लिया, और इस प्रकार मालवा में खिलजी वंश का पतन हो गया। तो कैसे पतन हुआ यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। और हाँ, ये मेदनी राय अब यहाँ पर कहाँ से आ गया? तो मेदनी राय आपको ध्यान रखना है कि जब ये आपके थे ना, कौन, गयासुद्दीन खिलजी, कहाँ पर गयासुद्दीन खिलजी, ये तो गयासुद्दीन खिलजी ने मेदनी राय को ही क्या किया था? मेदनी राय को ग्वालियर का ग्वालियर नहीं, चंदेरी का आपका जो अशोक नगर में यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया था, ठीक है, राज्यपाल नियुक्त किया था। किसने? गयासुद्दीन खिलजी ने। और मोहम्मद शाह के इस समय आके चंदेरी, जो मेदनी राय चंदेरी के विद्रोह का क्या करता है? दमन करता है, चंदेरी को अपने अधिपत्य कर लेता है। और इसके बाद इसने मेदनी राय के बढ़ते प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए गुजरात के शासक बाज बहादुर की मदद ली, लेकिन बाद में इसका संबंध खराब हो गया था, और बाज बहादुर मालवा पर आक्रमण कर देता है और गुजरात के अधीन इसको कर लेता है। अब मालवा में अन्य शासक आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब कोई शासक तो बचा ही नहीं। अब कौन आ जाता है? बहादुर शाह आ जाता है। अब ये बहादुर शाह कौन था और ये कौन था, इसकी आपको कहानी अब पता चलेगी आगे। तो अब देखते हैं बहादुर शाह कैसे यहाँ पर शासक बनता है। तो अब देखो यहाँ पर आपको इंडिया के इसमें पता होगा, ये इंडिया अपना, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली में उस समय कौन शासक कर रहा था? तो यहाँ पर बाबर आ गया था, ठीक है, बाबर और हुमायूं इसके बीच। अब बहादुर शाह क्या करता है? मालवा के अधीन कर लेता है। ये तो आपको पता है। बहादुर शाह क्या करता है? आपका गुजरात का जो बहादुर शाह, ये मालवा को मिला लेता। तो अब यही क्या करता है? यहाँ पर शासन करता है। और फिर 1435 में हुमायूं और बाज बहादुर के बीच मंदसौर में क्या युद्ध हुआ, और जिसमें हुमायूं ने बाज बहादुर को पराजित किया और मालवा पर अधिकार किया, लेकिन शीघ्र ही बाज बहादुर को पुनः मालवा का अधिकार ले लिया और बाज बहादुर की मृत्यु हो जाती है। और बाज बहादुर की मृत्यु से गुजरात की राजनीति में क्या होता है? अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसी क्रम में गुजरात के भावी शासक इमादुल मुल्क ने क्या किया था? मुल्लू खां को कादिर खां की उपाधि प्रदान करके मालवा का स्वतंत्र शासक बनने की अनुमति प्रदान कर दी थी। अब बहादुर शाह जो था, बाज बहादुर शाह, ठीक है, इसके बीच में क्या मंदसौर में युद्ध होता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। मंदसौर में होता है, इसमें विजय कौन होता है? तो विजय होता है आपका हुमायूं। ये चीज यहाँ पर याद रखना। हुमायूं जैसे ही विजय हो जाता है तो क्या होता है फिर कि 1537 में बाज बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। अब ये था गुजरात का शासक, इसने तो बस ऐसा संभाल रखा था मालवा को, तो यह सबसे ज्यादा तो अव्यवस्था यहाँ उत्पन्न हो जाती। तो क्या होता है? इसी क्रम में गुजरात का एक शासक था, कौन? इमादुल मुल्क। इसने क्या किया था? मुल्लू खां को कादिर खां की उपाधि करके मालवा का स्वतंत्र बना दिया था। अब कौन बनता है इसके बाद? कादिर खां मालवा का शासक बनता है, ठीक है। अब इसका मूल नाम मुल्लू खां था। इसी के समय में क्या होता है? शेर शाह सूरी ने उत्तर भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से मालवा पर आक्रमण किया था। आक्रमण किया था, ठीक है। और कादिर शाह फिर क्या होता है? कादिर शाह शेख शाह के आक्रमण से डर के गुजरात भाग जाता है। कौन? कादिर शाह। इसके बाद शेर शाह का मालवा पर अधिपत्य हुआ और उसने सुजायत खां को अपना मालवा का सूबेदार बनाया। अब यहाँ पर कितना आपको उथल पुथल दिख रहा होगा, ठीक है। इसको अपन पढ़ लेते हैं, इसके बाद अच्छे से एक प्लेन पेज में भी समझ लेंगे, तो वहां पर आपको चीजें समझ में। अब कौन बनता है? सुजायत खां यहाँ पर बनता है। सुजायत खां कौन था? तो मूल रूप से अफगानी था, जिसे शेर शाह ने मालवा का सूबेदार बनाया था।
ठीक है, और मालवा का अगला शासक इसका पुत्र बाज बहादुर बनता है। अब आता है कौन, बाज बहादुर। अब जिसका किससे होगा, रानी दुर्गावती से होगा, और रानी रूपमती जो आपको देखने को मिलती है, ठीक है, रानी रूपमती महल कहाँ पर, मांडू में देखने को मिलता है। अब आता है बाज बहादुर, ठीक है। अब बाज बहादुर की हम बात कर लेते हैं। तो बाज बहादुर का मूल नाम क्या था, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वायजीद खां, ठीक है, वायजीद खां। अब शुजात खां की मृत्यु के बाद इसका पुत्र बाज बहादुर मालवा का सल्तनत का अगला शासक बना है। तो ठीक है, मूल नाम देख लिया, शासन देख लिया, याद रखना चाहो तो 1556 से 1561। इसने राजधानी सारंगपुर को बनाई जो राजगढ़ में। इसे गोंड शासिका दुर्गावती ने कई बार हराया, अतः इसने साम्राज्य के विस्तार की भावना को त्याग दिया और यह संगीत और नृत्य की कलाओं में व्यस्त हो गया, ठीक है। इसने दुर्गावती पर भी हमला किया था, लेकिन उसने इसको हरा दिया, तो उसके बाद ये उसने उसको नाम ही छोड़ दिया। इसने विवाह किससे किया था, तो रानी रूपमती से किया था, रानी रूपमती से इसने विवाह किया था। अब रानी रूपमती के लिए इसने रेवा कुंड बनाया था, ठीक है, रूपमती महल बनाया था। इसने मुगलों के साथ सारंगपुर का युद्ध लड़ा, ठीक है, मुगलों के साथ क्या लड़ा, सारंगपुर का युद्ध लड़ा। अब मुगलों का क्यों लड़ा, तो आपको पता है कि अपन जैसे यहाँ पर बाज बहादुर आ जाता है, ठीक है, और सुजात खां कौन होता है, तो ये आपका एक अफगानी शेरशाह ने इसको यहाँ मालवा का सूबेदार बनाया था। लेकिन इतने में बाज बहादुर फिर क्या इसका पुत्र बन जाता है। फिर इसका मुगलों के साथ भी क्या होता है, आपका युद्ध होता है, ठीक है, सारंगपुर का युद्ध होता है मुगलों के साथ। तो सारंगपुर के युद्ध में क्या होता है, ये वहां से भाग जाता है। बाद में ये दक्षिण के राजाओं की सहायता से बाज बहादुर को मालवा, मतलब वहां से वो भाग जाता है और फिर ये मालवा में वापस से अधिकार करने के लिए आता है, ठीक है, और यहाँ से आदम खां को भगा देता है। तो आपको याद रखना, सारंगपुर के लिए जब आया था यहाँ पर कौन सेनापति रहता है, तो आदम खां सेनापति रहता है। अकबर ने पुनः पीर मोहम्मद के नेतृत्व में सेना भेजी एवं बाज बहादुर का पीछा किया, और इसी क्रम में ये क्या नर्मदा में गिरकर पीर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। लेकिन मुगल सेना का मालवा पर कब्जा हो गया, साथ ही बाज बहादुर ने भी मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। उल्लेख मिलता है कि बाद में रानी रूपमती की कब्र पर वियोग में बाज बहादुर की मृत्यु हो गई, और बाद में अकबर को इस आक्रमण का पछतावा और उसने सारंगपुर में रूपमती और बाज बहादुर की कब्र बनाई, और बाज बहादुर की कब्र पर आशिक सादिक और रूपमती की कब्र पर शहीद वफा लिखवाया। इतनी चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। क्या याद रखना है कि इसमें अपन सारंगपुर का युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें आदम खां क्या करता है, यहाँ पर इसके नेतृत्व करता है और ये भाग जाता है बाज बहादुर दक्षिण में। फिर दक्षिण की सहायता से, मतलब राजाओं की सहायता से वापस मालवा पे पुनः अधिकार कर लेता है, आदम खां को यहाँ से भगा देता है। और फिर अकबर को पुनः पीर मोहम्मद के नेतृत्व में भेजी सेना और बाज बहादुर का पीछा किया। इसी क्रम में नर्मदा में गिरकर पीर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मुगल सेना का मालवा पर कब्जा हो जाता है, ठीक है, और साथ ही बाज बहादुर ने भी मुगल का क्या किया था, आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। अब सारंगपुर का युद्ध यहाँ पर 1561, बाज बहादुर अकबर के सेनापति आदम खां के मध्य लड़ा हुआ। बाज बहादुर पराजित हुआ, दक्षिण की ओर भाग गया, और रानी रूपमती ने सतीत्व की रक्षा हेतु अंगूठी में लगे हीरे को खाकर अपनी जान दे दी, और परिणाम मालवा पर मुगल आधिपत्य स्थापित हो गया। और इसके बाद किसको, अकबर को पछतावा और उसने सारंगपुर में रूपमती और बाज बहादुर की कब्र बनाई और आशिक सादिक और आशिक वफा लिखवाया। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मालवा चले जाता है आपका मुगल काल के अंदर, ठीक है, मुगल काल के अंदर है। अब मुगल काल यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ से बाबर, हुमायूं, शेरशाह, जहांगीर, ठीक है, शाहजहां और औरंगजेब। पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात भारत में मुगल की सत्ता स्थापित हुई। इसका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी रहा, जिसे हम निम्न बिंदु के अंदर देखेंगे। तो बाबर के समय, हुमायूं के समय, शेरशाह के समय, जहांगीर के समय और शाहजहां के समय, औरंगजेब के समय। तो अब बाबर के समय क्या क्या चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ग्वालियर के शासक विक्रमजीत, अपन पढ़ के आ चुके हैं ये, ठीक है, पीछे भी इब्राहिम लोदी को बाबर का विरुद्ध साथ दिया और विक्रमजीत मारा गया और कोहिनूर हीरा मुगलों को प्राप्त हो गया। फिर पानीपत के दूसरे प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने ग्वालियर पर विजय की और ग्वालियर के तत्कालीन जो तातर खां था उसे अपने अधीन करवा लिया। फिर बघेल शासक के यहाँ भी इन्होंने, वीर सिंह देव था उस समय। खानवा का युद्ध हुआ, ठीक है, खानवा का युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया, लेकिन बाद में उसने बाबर से मित्रता कर ली और वीर सिंह का पुत्र वीर भानु हुआ। अब बाबर ने 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय को हराकर अपने पुत्र हुमायूं व कमरान को विवाह मेदिनी राय की पुत्रियों से करवा दिया। ये चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हुमायूं के समय, तो मुगल के समय ये चीज हुई, आपको याद रखना है, ठीक है। अब मुगल के समय आपको क्या क्या याद रखना है कि मुगल में अपन, ये बाबर के समय अपन ने ये एमपी का मैप बना लिया, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि बघेल जो क्षेत्र था यहाँ पर कौन था, वीर सिंह देव था, वीर सिंह देव। और बुंदेलखंड में कौन था, तो रुद्र प्रताप, ठीक है।
रुद्र प्रताप बुंदेला, ये यहाँ पर था। और यहाँ पर फारूकी वंश था, ठीक है, यहाँ पर फारूकी वंश था। और यहाँ पर कौन था आपका, तो ये ग्वालियर में आपका तो विक्रमजीत वाला था, ठीक है, तोमर वंश वाला। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर आगे चलते हैं। अच्छा, हुमायूं। अब खानवा का युद्ध अपन को पता है, खानवा का युद्ध ये रहा, ठीक है। यहाँ पर खानवा का युद्ध कहाँ गया, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध है तो खानवा का युद्ध। यहाँ पर खानवा का युद्ध नहीं दे रखा, क्या अभी पढ़ा था ना अपन ने, पानीपत का, ठीक है। खानवा का युद्ध, हाँ, खानवा के युद्ध के बारे में याद रख लेना कि ये होता है बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में। तो जो बघेल वंश का वीर सिंह देव था ना, वीर सिंह देव, ये किसकी सहायता करता है, राणा सांगा की सहायता करता है, परंतु बाद में क्या कर लेता है, परंतु बाद में मित्र कर लेता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, किससे, बाबर से। और मालवा के सूबेदार मेदिनी राय के युद्ध में हत्या कर देता है और चंदेरी पर अधिकार कर लेता है। उसकी पुत्री का विवाह करवा देता है, अपनी पुत्रों की विवाह कर देता है पुत्रियों से, किसके, मेदिनी राय से। अब हुमायूं की बात आती है, तो हुमायूं ने ग्वालियर में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे की प्राप्ति की। हुमायूं ने मालवा के गुजरात शासक बाज बहादुर की शासन व्यवस्था को चुनौती दी और 1535 में मंदसौर के युद्ध में बाज बहादुर को पराजित कर मालवा पर, मांडू पर अधिपत्य ले किया, लेकिन विजय अस्थायी थी क्योंकि बाज बहादुर ने कुछ समय पश्चात पुनः मालवा पर अधिकार कर लिया। अपन पीछे पढ़कर आए हैं, ठीक है। फिर वीर सिंह देव पुत्र वीरभान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की मदद की थी एवं युद्ध में रसद साम्राज्य पहुंचाने का कार्य किया। और वीरभान का पुत्र रामचंद्र हुआ जो अकबर का समकालीन था। ये चीज आपको यहाँ पर हुमायूं के बारे में पता होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, शेरशाह सूरी आता है। अब शेरशाह सूरी के समय क्या होता है, तो 1582 में शेरशाह सूरी ने मालवा में कादिर खां को क्या किया, विजय प्राप्त की और कादिर खां को सुजात खान नामक व्यक्ति को यहाँ का प्रमुख बनाया, सूबेदार बनाया। ये पीछे पढ़कर आ गए अपन, ठीक है। ये इसलिए अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि वहां पर और यहाँ पर दोनों को आपको कंबाइन करके पढ़ोगे, जब जाके आपको क्या पूरा इतिहास समझ में आएगा। फिर मालवा के विजय के दौरान शेरशाह ने ग्वालियर पर विजय प्राप्त की और 43 में शेरशाह ने रायसेन के किले पर आक्रमण किया, जिसमें किसकी हत्या कर दी, पूरनमल की हत्या कर दी, ठीक है। और रायसेन को क्या किया, अपने अधिपत्य में स्थापित किया। और रायसेन विजय को शेरशाह सूरी के चरित्र पर कलंक माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है, कलंक माना जाता है शेरशाह सूरी के इस पर। आगे चलते हैं फिर, तो शेरशाह सूरी ने आगरा से बुरहानपुर तक सड़क का निर्माण करवाया था। और 45 में शेरशाह सूरी ने कलिंजर पर आक्रमण किया। इसी समय उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाने से दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। अब आ जाता है अकबर। यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, बाज बहादुर देखने को मिलेगा, ठीक है। 1761 में अकबर ने मुगल सेनापति आदम खां के नेतृत्व सेना भेजकर मालवा पर अधिपत्य का प्रयास किया एवं 1564 तक मालवा पर मुगल का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हुआ। अब यहाँ पर कौन था उस समय, बाज बहादुर, ठीक है। बाज बहादुर अपन पीछे पढ़कर आए तो अपन को पता होना चाहिए। फिर अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में कहां पर भेजा, तो दुर्गावती के लिए भेजा था। और दुर्गावती पराजित कर गोंडवाना पर मुगल का अधिपत्य हो जाता है। फिर 1601 में अकबर का अपना अंतिम विजय अभियान था कहां पर, असीगढ़ के मिरन बहादुर के विरुद्ध, ठीक है। और इस और खान देश को मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया। अकबर ने शाहजादा दानियल को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। तो अकबर के समकालीन तो बघेलखंड में शासक रामचंद्र थे और अकबर ने रामचंद्र के दरबार से ही तानसेन को बुलाया था। ये चीज आपको यहाँ पर पता होगी। अब अकबर के समय आपको एमपी का मैप यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। एमपी का मैप अकबर के समय। अब आपको याद रखना है कि आपके जो मधुकर शाह का पुत्र राम शाह यहाँ पर था, ठीक है। बुंदेल में मधुकर शाह का, बघेल में कौन था, रामचंद्र देव था, रामचंद्र देव। यहाँ पर कौन था, मधुकर शाह का पुत्र रामचंद्र। और गढ़मंडला में आपकी दुर्गावती थी। यहाँ पर एक फारूकी वंश चल ही रहा था, ठीक है। और यहाँ पर कौन था उस समय, बाज बहादुर था। अब आपको समझ में आ रहा है, बाज बहादुर यहाँ भी आ रहा है, वहां भी पढ़ रहे हैं, अरे कहाँ कितना क्या पढ़ेंगे। तो इन सबको क्या आपको एक लिंक बना के चलना पड़ेगा, जब जाके आप इसको सही से समझ पाओगे। अब अकबर के बाद जहांगीर आता है। तो जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अब्दुल फजल की हत्या कर दी थी, ठीक है, हत्या कर दी थी। और ओरछा में जहांगीर के लिए जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। अब आपको पता है ये अब्दुल फजल और इसके अलावा कौन देखने को मिलेगा, 1601 में रीवा के राजा विक्रमादित्य ने विद्रोह किया, जिसका दमन राजा मानसिंह के नेतृत्व में जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इसकी एक स्टोरी है, वो स्टोरी आप भारत का इतिहास पढ़ोगे जब जाके आपको समझ में आएगी। वीर सिंह बुंदेला ने अब्दुल फजल की हत्या क्यों की थी और ओरछा में जहांगीर महल क्यों बनाया था। तो देखो, जब अकबर था ना, अकबर का पुत्र था, ठीक है, जहांगीर,
जहांगीर, तो इसने क्या विद्रोह कर दिया था और विद्रोह करने के बाद ये इधर आ गया था। ठीक है, किधर, जैसे ये दिल्ली था, दिल्ली से विद्रोह करके ये इधर आ गया था मध्य प्रदेश वाले इलाके में। तो इसको पकड़ने के लिए अकबर ने किसको भेजा था, अब्दुल फजल को भेजा था। ठीक है, अब्दुल फजल को, तो अब्दुल फजल को भेजा था। तो जहांगीर इस समय क्या था, जहांगीर ने किससे सहायता मांगी, तो वीर सिंह बुंदेला से मांगी, और वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया, अब्दुल फजल की हत्या कर दी। तो ये वाली स्टोरी थी यहाँ पर, और फिर ये कर था, ठीक है, इसकी हत्या कर दी और यहाँ पर हो गया। अब ये क्या होता है कि अब वीर सिंह बुंदेला जब आपका ये जहांगीर जब क्या बनता है, जहांगीर आपका शासक बनता है, तो वीर सिंह बुंदेला को यहाँ का वापस से बना देता है। ठीक है, उसके बाद रीवा में विक्रमादित्य ने विद्रोह किया, जिसका दमन राजा मानसिंह के नेतृत्व में जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, अब आ जाता है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के समय तो बुरहानपुर में रहा है। ठीक है, 30 से 32 तक शाहजहां बुरहानपुर में रहा है। बीजापुर अहमद गोलकुंडा के विरुद्ध सैन्य गतिविधियों का संचालन कर रहा था। शाहजहां की पत्नी मुमताज, ठीक है, जिसकी मृत्यु 1661 में बुरहानपुर में हो गई थी। इसमें इसकी कब्र बुरहानपुर में थी, लेकिन 1652 में आगरा स्थानांतरित की गई। 1632 में मालवा में भील जमींदार भागीरथ भील का विद्रोह हुआ, जिसका दमन मालवा के मुगल सूबेदार नासिर खान के नेतृत्व में शाहजहां ने करवाया था। इसी के समय ओरछा मुगल साम्राज्य में शामिल हुआ था, और इसके शासनकाल में के अंत में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, और इसी क्रम में उज्जैन के निकट 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब ने मुराद को हरा दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने मुराद को हरा दिया था। अब आ जाता है अपना औरंगजेब। औरंगजेब की बात करें तो बुंदेला सरदार चंपत राय के ने उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब का सहयोग दिया था, लेकिन बाद में यह औरंगजेब का विरोधी हो गया था, और चंपत राय के पुत्र राजा छत्रसाल की भी औरंगजेब से शत्रुता बनी रही, और औरंगजेब ने गोंड राज्य की राजधानी देवगढ़ का नाम बदलकर रामगढ़ कर दिया था। और औरंगजेब के शासनकाल में ही मालवा में मराठों का प्रथम आक्रमण होता है, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बाज बहादुर शाह मुगल बादशाह बना। इसके बाद धीरे धीरे मुगल की सत्ता क्या होने लगी, समाप्त होने लगे, और मराठों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। ठीक है, ये चीज यहाँ तक अपन को मुगल काल में याद रखना है। अब निमाड़ में हम फारूकी वंश पढ़ लेते हैं अलग से। ठीक है, निमाड़ में क्या पढ़ लेते हैं, फारूकी वंश पढ़ लेते हैं। सामान्य परिचय, तो ये मध्यकाल में मध्य प्रदेश का प्रमुख मुस्लिम राजवंश था। खानदेश इसका शासन क्षेत्र था, राजधानी बुरहानपुर थी। संस्थापक मलिक अहमद रजा हो जाएंगे। ठीक है, इनका नामकरण चूंकि मलिक अहमद रजा ने खलीफा उमर फारूक से अपना संबंध स्थापित किया, अतः यह वंश फारूकी वंश कहलाया। मध्यकाल में मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग यानी बुरहानपुर जिले को खानदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ फारूकी वंश का शासन हुआ करता था, या क्या। अब पृष्ठभूमि, फिरोज शाह तुगलक ने 1382 ईस्वी में मलिक अहमद को रजा को थालनेट एवं करोड़ का प्रमुख बनाया था, और 1398 में तैमूर के हमले के बाद फैली अर्थव्यवस्था का लाभ उठाकर मलिक अहमद ने भी क्या कर दिया था, अपनी स्वतंत्रता की घोषित की, फारूकी वंश की स्थापना कर दी थी। अब जैसे दिलावर खान ने कब कर दी थी, 1401 में। ठीक है, इससे पहले ही फारूकी वंश यहाँ पर बन गया था। ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। अब मलिक अहमद रजा की बात कर लेते हैं। तो संस्थापक था ये, तो ठीक है, ये निमाड़ फारूकी वंश का संस्थापक। आरंभ में एक करोंद व थालनेर का सूबेदार था। 1398 में फारूकी वंश की स्थापना कर देता बुरहानपुर में, खानदेश में। अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से मालवा के सूबेदार दिलावर खां गोरी की बेटी से अपने बेटे मलिक नासिर का विवाह किया, जबकि अपनी बेटी का विवाह दिलावर खां के बेटे अल्प खां होसन शाह से किया, और 1399 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आपको क्या है, आप पूरा साथ में लेकर चलेंगे तो आपको अच्छे से चीजें याद होगी। अब इसके बाद मलिक नासिर बनता है। मलिक नासिर, इसके गुरु कौन थे, तो इसके गुरु जैन उद्दीन थे। ठीक है, ये किसका पुत्र था, तो अहमद रजा का पुत्र था। इसका मुख्यालय, तो अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य इसने छल पूर्वक खानदेश के पश्चिमी स्थित असीरगढ़ दुर्ग को जीतकर खानदेश का मुख्यालय बनाया। असीरगढ़ दुर्ग आपको पता होगा, राजा अहीर ने बनाया था। संस्थापक, तो आपको पता है, अपने गुरु की सलाह पर इसने जैनाबाद तथा बुरहानपुर नगरों की स्थापना की। ठीक है, जैनाबाद और बुरहानपुर का नाम सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर रखा गया। कालांतर में अपने गुरु के कहने पर ही मलिक नासिर ने बुरहानपुर को अपनी राजधानी बनाया था। उपाधि, गुजरात के सुल्तान मलिक नासिर को खान की उपाधि दी, तब फारूकी वंश का एवं उसके द्वारा शासित प्रदेश को खानदेश कहा जाने लगा। मलिक नासिर के बाद मिरिन आदिल खां और मिरिन मुबारक खां खानदेश के शासक बने, जिनके बारे में कोई विशेष उपलब्ध जानकारी नहीं मिलती है। फिर आदिल खान द्वितीय बनता है आपका। ठीक है, फिर मिरिन मोहम्मद खां साहब बनेगा। आदिल खान द्वितीय के बारे में, फारूकी वंश का कुशल एवं योग्य शासक था। इसने बुरहानपुर के किले का निर्माण करवाया। असीरगढ़ के किले में
चहर दीवारी का निर्माण करवाया। इसी के समय व्यापारिक केंद्र बुरहानपुर का उदय हुआ। इसने सैयद कमाल उद्दीन और मौलाना शाह बुखारी के जैसे सूफी संतों को संरक्षण प्रदान किया। इसने गुजरात के अहमद खां को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, किसको बनाया? गुजरात के अहमद खां को अपना उत्तराधिकारी बनाया। नोट, आदिल खां द्वितीय की मृत्यु के बाद गुजरात का शासक मोहम्मद बगेड़ा ने अपना अहमद खां को आदिल खां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया, जिससे 1520 तक शासन किया। फिर मिरन मोहम्मद शाह, ये आदिल खां तृतीय का उत्तराधिकारी था। इसने गुजरात के शासक बाज बहादुर शाह को मालवा और गुजरात विजय में सहायता दी, क्योंकि मालवा एवं गुजरात में हुमायूं ने जीत लिया था। अब अपन कहाँ पहुंच गए? वापस से बाज बहादुर वाले बात पे पहुंच गए। जब बाज बहादुर वहां था तो यहाँ पर कौन था? मिरन मोहम्मद शाह चल रहा था। ठीक है, इसका विवाह बहादुर शाह की बहन से हुआ और इसी के समय रुकैया बेगम ने बुरहानपुर में पहली जामा मस्जिद के रूप में बीबी मस्जिद का निर्माण कराया, रुकैया बेगम ने। अब मिरन मुबारक शाह आ जाता है, मिरन मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी का। इसी के समय 1561 में मालवा पर मुगलों का आधिपत्य हुआ। फलता मालवा के शासक बाज बहादुर ने इसके यहाँ शरण ली और मुगलों के आक्रमण के भय से बचने हेतु इसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया और इस तरह मुगल का खतरा खानदेश से टल गया। इसके बाद कुछ समय के लिए हसन खां शासक बना और उसके बाद रजा अली शासक बना। फिर रजा अली और फिर आ जाएगा बहादुर शाह। ये बहादुर शाह अलग है। ठीक है, इसके बारे में ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ाई, इसमें छोड़ दो। फिर बहादुर शाह को याद रखो, ये निमाड़ के फारूकी वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1597 से 1601 तक शासन किया। इसी के समय अकबर ने असीरगढ़ पर हमला किया और फरवरी 1601 में असीरगढ़ पर अकबर का आधिपत्य हो गया। असीरगढ़ पर विजय उपरांत अकबर ने अपने पुत्र शहजादा दानियल को यहाँ का क्या बनाया? खानदेश का जिम्मा सौंपा और खानदेश का नाम दानदेश कर दिया। अब हम देखेंगे ग्वालियर में तोमर वंश। ठीक है, अब क्या देखेंगे? ग्वालियर का तोमर वंश। अब तोमर वंश की हम बात कर लेते हैं। तो तोमर वंश की बात करें सबसे पहले तो 4वीं शताब्दी में ये उदय होता है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में, चौथी। परिचय, यह राजवंश ग्वालियर और उसके आसपास क्षेत्र में विस्तृत था। स्थापना, उत्तर में तैमूरलंग के आक्रमण का लाभ उठाकर 14वीं शताब्दी में 1388 में वीर सिंह देव तोमर ने यहाँ पर क्या कर लिया? आपका तोमर वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, अब वीर सिंह देव ये स्वतंत्र तोमर वंश का संस्थापक था। कौन था? स्वतंत्र तोमर वंश का संस्थापक हो जाएगा। इसने 94 में ग्वालियर पर अधिकार किया। इसने दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को क्या किया था? हराया था। ठीक है, ये आपने देखा था। नासिर इसने ही क्या किया था आपका? तो इसने ही दिलावर खां को, ठीक है, सूबेदार नियुक्त किया था मालवा का। 1324 ईस्वी में समय मालवा में होशंग शाह ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। फिर इनके बारे में उल्लेख मिलता है कि इन्होंने वीर सिंह लोक और दुर्गा भक्ति तिरंगिनी नामक ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं कौन? विक्रमदेव। तो विक्रमदेव के समय नासिरुद्दीन मोहम्मद के सेनापति मल्लू इकबाल ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, परंतु वह असफल रहा। विक्रमदेव का एक अभिलेख मुरैना के मितावली से प्राप्त हुआ। ठीक है, IMP हो जाता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वीर सिंह देव के बाद उदरण देव, विक्रमदेव, गणपति, दुरंग देव, कीर्ति सिंह, कल्याणमल, मान सिंह, फिर विक्रम आदित्य, फिर राम सिंह। इसमें से अपन मान सिंह पढ़ेंगे, कीर्ति सिंह पढ़ेंगे, डूंगर देव पढ़ेंगे, विक्रम पढ़ेंगे और वीर सिंह पढ़ेंगे, जो मुख्य रहेंगे वो। अब डूंगर देव के बारे में क्या है? तो डूंगर देव की बात करें तो ये दतिया और भांडेर पर इसने आक्रमण किया था। ठीक है, यहाँ पर दतिया और भांडेर पर इसने आक्रमण किया था। ये आक्रमण कर कालपी शासक मुबारक खां को हराया था। पहली बात ये याद रखना है। फिर इसने क्या किया? हुसैन शाह को भी पराजित किया था, लेकिन नरवर के युद्ध में मोहम्मद खिलजी को से पराजित हो गया था। फिर इसके साहित्य संरक्षण, तो महाकवि इरधू, इन्होंने सम्मत गुण विधान और पार्श्व पुराण की रचना की थी। अब इसके बाद आते हैं राजा कीर्तिपाल। ठीक है, तो कीर्तिपाल के बारे में इसमें इसने दिल्ली के बहलोल लोधी और जौनपुर के हुसैन शाह सरकी ने ग्वालियर पर किए आक्रमण को विफल किया था। इतनी चीज इसके बारे में याद रखना हो, ज्यादा कुछ नहीं। अब आता है कल्याणमल। इसके समय विद्वान की रचनाएं तो नारायण दास, दामोदर दास और चतुर्भुज। तो बिल्हण चरित्र नारायण दास की, दामोदर दास की चित्रार्थ चरित्र मधुमालती चतुर्भुज दास की हो जाएगी। अब मानसिंह के बारे में अच्छे से पढ़ना है। परिचय, ये कल्याणमल का उत्तराधिकारी और तोमर वंश का प्रतापी शासक था। विवाह, गुजरी देवी, इनका विवाह जिससे ये प्रेम करते थे मृग यानी कहते थे। ठीक है, ग्वालियर में ग्वालियर के दुर्ग पर गुजरी महल का और मान महल का निर्माण करवाया था। ग्रंथ, तो इन्होंने कौन सा? मान कौतूहल नामक ग्रंथ की रचना की थी। संरक्षण किसका? तो बेजू बावरा, तानसेन और हरिदास जैसे संगीतों को दरबार में संरक्षण दिया था। समकालीन दिल्ली में बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी थे।
मानसिंह के प्रसिद्ध सामंत या मंत्री खेमन दास थे। इनके समय प्रमुख विद्वान उनकी रचना तो बेताल पच्चीसी की मानिक और द्विचार्थ चरित्र की दामोदर थी। ठीक है, फिर विक्रमजीत, तो विक्रमजीत की बात कर ले, ये मानसिंह का पुत्र था। इब्राहिम लोदी ने इसे पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार कराई। ये वहां भी पढ़ के आए, जब इब्राहिम लोदी पढ़ा उसने पानीपत के तृतीय युद्ध में भागीदारी की और मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर आता है राम सिंह, ये तोमर वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय मुगलों द्वारा ग्वालियर पर अधिपत्य कर लिया गया, तो ये तोमर वंश भी हमारा खत्म होता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट होता है आपका बघेलखंड की रियासतें। तो एक चीज़ आपको बता दें, इससे पहले हमने जितना भी पढ़ा है वो मध्यकालीन में, अब जो रियासत वाला है ये आपका मध्यकाल से लेके आधुनिक काल तक चलता है। तो यहाँ पर हम बघेलखंड की रियासत और बुंदेलखंड की रियासत को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद आने वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे, आपके होलकर रियासत, सिंधिया रियासत और देवास वाली रियासत, जितनी भी आपको देखने को मिलेगी 2-3 रियासत, और बाकी उस रियासत को हम एक वीडियो एक और लेकर आएंगे जो आपका मुश्किल से 40 से 1 घंटे का होने वाला है। तो उसमें कंप्लीट कर लेंगे आपकी प्रमुख बची हुई रियासतें, क्योंकि इन रियासतों को एक अलग ही टॉपिक के तहत पढ़ा जाता है, आपको पता होगा। लेकिन ये बघेलखंड में आपको मध्यकाल का और आधुनिक काल का दोनों का इतिहास देखने को मिलता है बघेलखंड और बुंदेलखंड में, इसलिए हम इसको एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम सिंधिया रियासत और होलकर रियासत दोनों को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, करीबन 1 से 2 बार 2x स्पीड में देख लीजिएगा, तो आपके जितने भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे और आपको चीज़ें समझने आने लग जाएगी। और बहुत ही कम समय में हमने आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करी है। तो स्टार्ट करते हैं अपन बघेलखंड रियासत के बारे में, उसके बाद आगे आपको बुंदेलखंड रियासत दिखेगी और इस वीडियो को हम समाप्त कर देंगे। और कल वाले वीडियो में आपको होलकर रियासत और सिंधिया रियासत दोनों के वीडियो मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपका लास्ट जो बचेगा आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत में फिर हम ये रियासत नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पर फिर आपके जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी सत्याग्रह हुए, जितने भी गांधी जी के आपके आंदोलन देखने को मिले हैं जो अंग्रेजों ने किया, फिर 1857 की क्रांति वहाँ पर देख लेंगे। ऐसे करके हम आधुनिक भारत भी पूरा वहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं जिसमें आपको कम समय में कम रिवीजन की ज़रूरत पड़े और आप ज़्यादा चीज़ें समझ सकें। तो करते हैं स्टार्ट बघेलखंड रियासत के बारे में। तो आगे बने रहिए, और यहाँ तक अगर आप लोग आए हैं तो मानिए कि बहुत कम लोग हैं जो पूरा वीडियो देखेंगे, लेकिन जो आए हैं मानो कि वो बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट है और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप 17 दिसंबर के लिए ऐसे ही लगे रहिए। स्टार्ट करते हैं अब बघेलखंड रियासत के बारे में। तो सामान्य परिचय, यह मध्यकाल में मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासत थी। ठीक है, बघेलता मूलतः कहाँ से थे, अनिलवाड़ा गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश से संबंधित थे। स्थापना इसकी पूछी जाए तो 1226, ठीक है, 1236 में बघेल राज की स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे, तो पाटन से आए बिसल देव और बघेल और विमल देव बघेल ने की थी, ये दोनों भाई थे। ठीक है, इनका क्षेत्र रीवा, सोहावल, सतना, उचेरा, बांधवगढ़, मुकुंदपुर, चौक थी, ये आपको देखने को मिलेगा इनके क्षेत्र। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अर्णोराज। तो अर्णोराज ये वे चालुक्य के वंश से संबंधित थे। चालुक्य शासक कुमारपाल के मौसेरे भाई थे। ठीक है, इनके सामंत कुमारपाल ने इनकी योग्यता से प्रसन्न होकर इन्हें व्याघ्रपल्ली यानी बघेलवाड़ी की सामंती प्रदान करती थी। ये आजीवन व्याघ्रपल्ली के सामंत रहे। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र कौन बना था, लवण प्रसाद उर्फ व्याघ्रपल्ली। ठीक है, जिसे हम व्याघ्रदेव भी बोलते हैं। अगले सामंत बने। व्याघ्रदेव को बघेलों का आदि पुरुष माना जाता है। क्या माना जाता है, आदि पुरुष माना जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, फिर विशेष बघेलवाड़ी गांव में रहने के कारण अर्णोराज के वंशज क्या कहलाए, आपके बघेल कहलाए। ठीक है, अब भिसल देव और विमल देव कहाँ से आए थे, गुजरात के पाटन से आए थे। दोनों भाई थे बघेल भाई। इन्होंने कलिंजर के यहाँ पर किसके यहाँ की थी नौकरी, तो भर राजा के यहाँ। इन भाइयों ने क्या करा, षड्यंत्र पूर्व क्या क्या, घोड़ा चित्रकूट जो था लोधी सामंत था यहाँ पर, इनकी हत्या करके भर राजा से घोड़ा की सामंती प्रदान कर ली। तो बाद में 1236 में गोरा में बघेल सत्ता की स्थापना की। फिर बिसल देव अपने छोटे भाई भीमल देव को सत्ता सौंपकर अनिलवाड़ा चले गए। भीमल देव के पश्चात अगला शासक रानिंग देव, अनिक देव तथा वीरभानु काव्य में गोरा का प्रथम शासक बताया गया है। ठीक है, इसके बाद वालन देव राजा बना और रागिंग देव का पुत्र था। पश्चात बुल्लार देव शासक बना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो रानिंग देव है ना, रानिंग देव को पहला शासक बताया घोरा का, किसने, वीरभानु काव्यम ने। ठीक है, वीरभानु काव्यम में आपको बताया गया है पहला शासक। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। अब
आते हैं कौन, बुल्लार देव। ठीक है, बुल्लार देव की बात करते हैं तो इनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी जो है मुख्य वो देख लीजिए। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला बघेल का पहला शासक बना। पहली चीज IMP, ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था। किसके समकालीन था, तो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसके। उसके बाद क्या याद रखना है, इसने अपने पुत्र सिंहदेव को उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है, किसको बनाया था, अपने पुत्र सिंहदेव को। ठीक है, और इसने क्या किया था, प्रयागराज में जाके आपका सजल समाधि ले ली थी। आगे चलते हैं, फिर विरमदेव आते हैं। विरमदेव कहाँ से आ गया, उत्तराधिकारी को सीधा सिंहदेव को बनाया था। ठीक है, तो सिंहदेव ने आपका क्या कर लिया था, जल समाधि ले ली थी, इसलिए विरमदेव को आपका उत्तराधिकारी फिर बनाया। ये क्या पौत्र हो जाता है, किसका, आपको याद रखना, बुल्लार देव का। अब विरमदेव आता है तो ये बघेल वंश का महत्वाकांक्षी और विस्तारवादी शासक था। इसने कैमूर के दक्षिण में बांधवगढ़ एवं अमरकंटक तक आपका क्या किया, साम्राज्य विस्तार किया। किसने, विरमदेव ने। फिर इसने बांधवगढ़ पर विजय प्राप्त किया। बांधवगढ़ पर इस समय हाथियों का सबसे बड़ी मंडी के लिए जाना जाता था। तारीख मोहम्मद शाही में से युग का निरम कहा है, IMP हो जाता है। ठीक है, पहली बात तो किस में कहा है, तो तारीख मोहम्मद शाही में। किसे कहा है, तो विरमदेव को कहा है। क्या कहा गया है, तो युग का निरम कहा गया है आपको। ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। फिर संबंध सरकी शासक इब्राहिम शाह सरकी से इसके मित्र संबंध में थे, जबकि नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक से इसका युद्ध हुआ था। उत्तराधिकारी विरमदेव के बाद अगला शासक इसका पुत्र नरहरिदेव बनता है। नरहरिदेव के बारे में इसकी जारी, इसका पुत्र था। मासिर मोहम्मद शाही में वर्णन मिलता है कि नरहरिदेव ने के मालवा के खिलजी शासक मोहम्मद खिलजी के साथ कटुतापूर्ण संबंध थे। अब आपको पता है कि समकालीन में आपके मालवा में कौन चल रहा था, उस समय खिलजी वंश चल रहा था। अपन खिलजी वंश पढ़ के आए, मालवा का खिलजी वंश। ठीक है, अब आप लोगों के लिए कॉमेंट है कि मालवा के खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, खिलजी वंश के बाद कौन आता है आपका, तो खिलजी वंश के बाद आपका खिलजी में जो नरहरिदेव है, इसके बाद आता है भेद्यचंद। ठीक है, इसका पुत्र था। ये ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये भी भेद्यचंद के बारे में ज़्यादा आपको याद रखने की नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर शालिवाहन आता है, कौन आता है, शालिवाहन आपको देखने को मिलता है। शालिवाहन के बारे में भी आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, मुझे तो लगता है। ठीक है, शालिवाहन में भी कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, तो इसको भी छोड़ दो। अब वीर सिंह आता है, कौन आता है, वीर सिंह बघेल। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये बघेल वंश का कुशल और कूटनीतिज्ञ पराक्रमी शासक था। ये गौंड शासक अर्जुन दास व उसके पुत्र संग्राम शाह के समकालीन था। ठीक है, अर्जुन दास और उसके पुत्र संग्राम शाह के आपके क्या हो जाएगा, अब गौंड शासक आपका यहाँ चल रहा था। ठीक है, गौंड आपने पढ़ा होगा, रानी दुर्गावती जिसमें, और इधर आपका बघेल शासक था। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर अर्जुन सिंह हो जाएगा। ठीक है, और अर्जुन दास और संग्राम शाह। सिकंदर लोदी से इसके कैसे मित्र संबंध थे। इसके खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा को इसने मदद की थी। ठीक है, लेकिन भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद बाबर और एवं बघेल शासकों के मध्य प्रागण मैत्रिक संबंध स्थापित हुए, जिसकी जानकारी हमें बाबरनामा या वीर भानु काव्य में मिलती है। तो पूछा जाएगा राणा सांगा की जो बाबर खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें बाबर के विरुद्ध राणा सांगा को किसने मदद की थी, तो वीर सिंह देव ने दी थी। ठीक है, वीर सिंह देव नहीं, वीर सिंह बघेल ने दी थी। वीर सिंह देव अलग हो जाएंगे, बघेल अलग हो जाएंगे। फिर वीर भानु बघेल आते हैं। वीर भानु बघेल के बारे में आपको क्या याद रखना है। ठीक है, तो वीर भानु बघेल के बारे में कि वीर सिंह का पुत्र था, उत्तराधिकारी, बघेल वंश का शासक। यह हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के समकालीन था। किसके, हुमायूं और शेरशाह सूरी के था। ठीक है, और वीर भाऊ काव्यम के लेखक जो कवि माधव थे, इन्होंने अपने दरबार में संरक्षण दिया था। ठीक है, वीर भानु ने ही इनको संरक्षण दिया था। अब पूछा जाएगा वीर भानु उदय काव्यम किसकी थी, तो ये कवि माधव की थी। किसके दरबारी थे, तो वीर भानु से ही समझ में आ रहा, वीर भानु बघेल के। ये चीज़ इतनी याद रखना है इनके बारे में। और इसके अलावा मुगलों से कैसे संबंध थे, तो मित्रवत संबंध थे। इन्हीं के संबंधों से चलते चोकसा के युद्ध में इसने हुमायूं की मदद की थी। किसकी मदद की थी, तो हुमायूं की मदद की थी। ठीक है, चोकसा के युद्ध में, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना, चोकसा का युद्ध। फिर हुमायूं की मदद के कारण शेरशाह सूरी का आक्रमण के भय से कलिंजर के किरीट सिंह को यहाँ चला गया, और 1545 में शेरशाह ने कलिंजर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, फिर रामचंद्र बघेल आ जाते हैं इसके बाद। तो इनके बारे में, तो ये किनका पुत्र था, वीर भानु का पुत्र था रामचंद्र बघेल, पहली बात।
उसके बाद ये अकबर के समकालीन था। इसने बिजली खां से कलिंजर का दुर्ग खरीदा था, ठीक है। अकबर की विस्तार नीतियों के भय से इसने अपनी राजधानी घोड़ा से बांधवगढ़ आपकी क्या की थी, स्थानांतरित की थी। अब क्वेश्चन पूछा भी गया आपसे कि बांधवगढ़ किसने बनाई, घोड़ा कौन से करी थी, तो बांधवगढ़ किसने करी थी, ये आपको यहाँ पूछा जा रहा है। एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ऐसे ही किसने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, राजधानी परिवर्तन वाली चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। राजधानी बांधवगढ़ स्थापित होने के बाद यह राज्य बांधव राज्य कहलाने लगा। अकबर के साथ इसके संबंध कैसे थे, मुगलों के साथ, तो मुगल बघेल मित्रता का फायदा रामचंद्र के समय भी राज्य को मिलता रहा। बघेल राज्य क्या हुआ, अकबर के आपको अकबर के समय क्या देखने को मिला, कर मुक्त रहा था। प्रारंभ में अकबर के साथ इसके मित्र संबंध थे। इसी क्रम में 1562 में रामचंद्र देव के दरबार में तानसेन को अपने दरबार में बुलाया था। किसने, तो अकबर ने बुलाया था। पूछा जाएगा अकबर ने तानसेन को किसके दरबार से बुलाया था, तो रामचंद्र देव के आपके दरबार से बुलाया था। बाद में अकबर के विरोधी गाजी खां का इसने क्या दे दिया था, शरण दे दिया था, ठीक है। इसके कारण अकबर एवं रामचंद्र के मध्य क्या होता, युद्ध हुआ था। लेकिन बीरबल की मध्यस्थता के चलते दोनों में क्या हो गई थी, सुलह हो गई थी। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, पूछा जाएगा, ठीक है। फिर अकबर ने कलिंजर पर विजय प्राप्त कर ली थी और बांडू में इसकी क्या होती, मृत्यु हो जाती। फिर आता है वीरभद्र देव, ठीक है। वीरभद्र देव किसका पुत्र था, रामदेव का। अकबर के दरबार में प्रतिनिधित्व के तौर पर नियुक्त था। 1592 में रामचंद्र की मृत्यु के बाद अकबर ने इसे क्या, राजा की उपाधि देकर बांधवगढ़ का शासक बना दिया था। फिर मुगल दरबार से बांधवगढ़ की ओर जाते हुए रास्ते में बरोंदा सरटोल के निकट पलकी गिरने से इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। देख रहे हो, पालकी गिरने से मृत्यु हो जाती है लोगों की। तो वीरभद्र देव के ने संस्कृत में क्या क्या लिखा था, तो कंदपुर चूड़ामणि, और फिर क्या लिखा था एक और 10 कुमार पूर्व कथा सार, ठीक है। ये 2 ग्रंथ लिखे थे। इनके दरबारी कवि पद्मनाथ मिश्र थे और वीरभद्र देव चंपू नामक काव्य लिखा, ठीक है। इनके दरबारी कवि ने पद्मनाथ मिश्र ने वीरदेव भव चंपू काव्य नामक लिखा। फिर विक्रमजीत बघेल, तो ये वीरभद्र का पुत्र था या उत्तराधिकारी का, ठीक है। विक्रमजीत बघेल ने रीवा को अपनी राजधानी और बांधवगढ़ को सैनिक मुख्यालय बनाया। राजधानी रीवा बनने के पश्चात बघेल राज्य को रीवा राज्य नाम से जाना जाने लगा। फिर इनके अकबर से अधीनता स्वीकार करने से इनकार करते हैं, फलतः बांधवगढ़ पर क्या, मुगलों का अधिपत्य हो गया। और 1602 में अकबर ने वीरभद्र के दासी पुत्र जिजोधन को अगला शासक बनाया, जो 1605 तक शासक रहा। अब कौन आ जाता है आपका, तो अमर सिंह, ठीक है। कौन आ जाता है अब आपका, अमर सिंह यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। अब विक्रमजीत बघेल, तो ये तो अपन देख के आ गए विक्रमजीत बघेल, ठीक है। अब आ गया है अमर सिंह। तो अमर सिंह राजा विक्रमजीत की मृत्यु के पश्चात अमर सिंह शासक बनता है, ठीक है। इसने स्वे इच्छा से मुगलों की क्या कर दी, अधीनता स्वीकार कर ली। और इसने मुगलों के साथ मिलकर क्या क्या, खानेजा, लोधी, रतनपुर के जमींदारों जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह का दमन किया। अब बुंदेला पढ़ेंगे हम, तो वहाँ पर जुझार सिंह बुंदेला आएंगे, तो वहाँ पर इनके बारे में। इनके बाद अनूप सिंह अगले शासक बने, ठीक है। कौन बने, अनूप सिंह अगले शासक बने, जो आपको यहाँ पर देखते होंगे, अनूप सिंह। बघेली वंश शासक ओरछा के पहाड़ सिंह बुंदेला ने इन्होंने रीवा से निष्कासित कर दिया था। इन्होंने शाहजहाँ के सहयोग से पुनः रीवा पर अधिपत्य किया और इन्हीं के समय 36 साल बुंदेला ने मेहर पर कब्जा किया और रीवा राज्य को अधीन कर लिया था। अब अनूप सिंह हो गए, उसके बाद भाव सिंह आते हैं, ठीक है। राज भाव सिंह या भाव सिंह जो भी देखने को मिलेगा, इनके बारे में ज़्यादा कुछ चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अनिरुद्ध सिंह आते हैं, तो इनके बारे में भी छोड़ दो, कोई ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। फिर राजा अवधूत सिंह आते हैं, तो इनके बारे में भी छोड़ दो। फिर राजा अजीत सिंह आते हैं, इनके बारे में भी छोड़ दो, ठीक है। हाँ, इनके बारे में एक याद रख लेना, तो 1802 में बेसिन की संधि के बाद ये ब्रिटिश अधिपत्य हो गया था। देख लो, इसी के समय बांदा के नवाब अहमदुल्ला के आक्रमण किया, लेकिन हाँ ये चलो छोड़ी दो, समझ में नहीं आएगा, बीच में से ऐसे पढ़ेंगे इस तरीके, ठीक है। बुंदेली लड़ाई के समय, हाँ बुंदेली लड़ाई आपको आरंभ में संपूर्ण पश्चिम बघेलखंड पर बुंदेलों का आधिपत्य था। बाद में 1726 में संपूर्ण रीवा राज्य पर हृदय शाह बुंदेला का आधिपत्य हुआ और अवधूत सिंह ने मुगलों की सहायता से रीवा पर पुनः बघेलों की सत्ता स्थापित की और मुगलों की ओर से अवधूत सिंह की सहायता मोहम्मद खां बख्श ने की थी। अब नीचे राजा महाराजा कौन दिखेंगे आपको, जय सिंह। तो महाराजा जय सिंह ये राजा अजीत सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। करीम खां के नेतृत्व में पिंडारियों का रीवा पर आक्रमण हुआ और उन्होंने पिंडारियों के दमन हेतु अक्टूबर 1812 में अंग्रेजों के साथ बांदा की संधि कर ली, ठीक है।
बांदा की संधि के तहत जयसिंह को रीवा में वेद शासक माना गया और वे हिंदी व संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित चंद्रिका नामक की रचना की। आईएमपी हो जाती है हर्षचरित चंद्रिका नामक की रचना, तो महाराजा जयसिंह। फिर विश्वनाथ सिंह बनते हैं। इन लोगों के समय वास्तविक शक्तियाँ ब्रिटिशर्स के हाथों में थी। इस समय रीवा के दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे। ठीक है, इनकी रचना आनंद रघुनंदन, ध्रुवाष्ट, कबीर, बिजक। फिर कौन आ जाते हैं आपके, फिर आ जाते हैं आपके रघुराज सिंह। ये महाराजा विश्वनाथ सिंह के पुत्र थे। इनके समय आसवन रीवा के अस्थायी पॉलिटिकल एजेंट थे। रीवा राज्य का दीवान दीनबंधु पांडे अंग्रेजों का सबसे बड़ा सहयोगी था। ठीक है, फिर अंग्रेजों का दीनबंधु पांडे की सहयोगी से चलते रीवा राज्य में व्यापक विस्तार पर अव्यवस्था व्याप्त थी। इन अव्यवस्था के चलते रघु सिंह ने दीनबंधु पांडे को हटाकर ग्वालियर का दीवान सर दिनकर राव को अपना प्रशासक बनाकर सुधार पर बल दिया। इन्हीं के समय 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय आपके बघेल राज में कौन था, तो रघुराज सिंह थे। इन्होंने 18 शांति हुई और इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिशर्स का सहयोग किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का सहयोग किया। इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर राज्य में फैली अव्यवस्था को दूर करने हेतु 1871 में बघेल एजेंसी की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत 5 रियासतें रीवा, नागौर, मेहर, कोठी और सोहावल शामिल थी। इस व्यवस्था से कोई सुधार नहीं हुआ, उल्टा रीवा रियासत पर वित्तीय बोझ बढ़ गया। अतः परेशान होकर रघुराज ने रीवा राज्य का प्रशासन ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। फिर रणमत सिंह, इन्होंने रीवा राज्य 1857 का नेतृत्व किया था। ठीक है, इन्होंने मुक्त फौज का गठन किया था। दूसरी बात, श्याम सिंह, धीरज सिंह, पंजाब सिंह इनके सहयोगी थे। हीरा सिंह के विश्वासघात के कारण गिरफ्तार हुए ब्रिटिशर्स ने 1 अगस्त 1859 को इनको फांसी दे दी। फिर सुप्रीडेंशियल काल आ जाता है बघेल में, तो 1880 से 95 के मध्य तक रहता है। कारण 1818 में महाराजा ने क्या हो गया है, रघुराज की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र वेंकटरमन के नाबालिग थे और 4 वर्ष इसी कारण सुप्रीडेंट काल में के जारी रहा। फिर वेंकटरमन बनता है इनका पुत्र। ठीक है, इनका राज्याभिषेक 1880 में होता है। ये नाबालिग थे, अतः वास्तविक 1895 में इनकी शक्तियाँ प्राप्त होती है। 1918 में क्या हो जाता है, इतने इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर मृत्यु के समय इनके पुत्र गुलाब सिंह नाबालिग थे, अतः रेजिडेंट बनाया गया और 1818 से 22 तक सज्जन सिंह ने 7 सदस्यीय समिति के माध्यम से यहाँ का शासन किया। ठीक है, वेंकटरमन की सुधार कार्य क्या क्या थे, तो पीड़ित कोष बनाया इन्होंने, दीवान पद समाप्त किया, सरस्वती भंडार पुस्तकालय बनाया, लाइब्रेरी बनाई, दीवान मुकदमों का निर्णय हेतु चोरों की स्थापना की, ठीक है। 1902 में दरबार प्रेस की स्थापना, भारत भाषा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है, पूछा जाता है भारत भाषा प्रकाशन, तो याद रखना वेंकटरमन सिंह। आईएमपी कर लेना इसको। तो रीवा से हिंदी साप्ताहिक शुभचिंतक का प्रकाशन किया। ठीक है, बाघों का वध पर प्रतिबंध लगाया, शुभचिंतक और आपका भारत भ्राता। फिर महाराजा गुलाब सिंह बनते हैं, तो इन्होंने क्या क्या सुधार कार्य किए, तो इस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था, काल्विन। इन्होंने 32 में राज्य परिषद का गठन किया। अपन कहाँ पर आ गए, आपको पता हो रहा, आधुनिक में भी आ गए। ठीक है, क्योंकि जो रियासत है ना, ये आपकी मध्यकालीन से चल के आधुनिक तक खत्म होती है, इसलिए। 40 में बघेल फ्लोर मिल स्थापना। ठीक है, बुडार में रीवा में प्रथम न्यायालय की स्थापना, रीवा में बैंक ऑफ बघेल की स्थापना, तो पूछा जाएगा गुलाब सिंह ने। ठीक है, 34 में रीवा शिक्षा बोर्ड की स्थापना, वर्ण व्यवस्था उन्मूलन हेतु सहभोज प्रथा का आरंभ। ठीक है, सहभोज मतलब एक साथ सब बैठ कर खाना खाएंगे। ऐसे आज को आपको देखने को मिलेगा, आज भी गाँव में क्या रहता है कि सब सहभोज जो प्रथा रहती फिर भी लागू नहीं है। मतलब आज भी जो दलित रहते हैं उनको अलग बिठाया जाता है, अगर कहीं पर होता है तो जनरल ओबीसी अलग बैठते हैं। ठीक है, ये अपने गांव में अगर होंगे तो आपको गांव की स्थिति पता होगी। आज भी हम देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए हमारे को, फिर भी आज भी ये व्यवस्था हमारे गांव में ऐसी लागू रहती है। ठीक है, उसको सुधार के लिए धीरे धीरे ही सुधार होगा। फिर अब बहुत सारे बोलेंगे यहाँ पर कह रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सिटी में रहते हैं उनको कुछ भी नहीं पता, जो गाँव में है उनसे जाके पूछिए गाँव की क्या क्या स्थिति है। फिर भी सुधार हुआ 75 सालों में, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सा सुधार करना बाकी है हमारे गांव में, क्योंकि गांव में पता है आपको 70% आबादी गांव में निवास करती है और 30% सिटी में करती है। तो 70% लोगों से जाकर पूछो आप कि क्या स्थिति है गांव की। आज भी आपको वहाँ पर वर्ण व्यवस्था दिखेगी। ठीक है, आज भी वहाँ पर आपको छुआछूत दिखेगा, आज भी वहाँ पर आपको जातिवाद दिखेगा। फिर राजा नेक्स्ट बन जाते हैं सबसे एंड, राजा मार्तंड सिंह जूदेव। तो रीवा राज्य के अंतिम शासक याद रखना, सफ़ेद शेर को इन्होंने देखा था। ठीक है, बगल रियासत के भारत संघ में इन्होंने विलय किया था। पूछा जाएगा उस समय कौन थे, तो राजा मार्तंड सिंह थे। इन्होंने
रचनात्मक शासन विधान हरि सिंह गौर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय संवैधानिक सुधार समिति का गठन किया था। 1948 में बघेल राज एवं बुंदेलखंड की सभी 35 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया। बाद में 1956 में विंध्य का विलय मध्य प्रदेश में हो गया। तो यहाँ आके बघेलखंड का आपका क्या होता है, समाप्त होता है। अब मैंने आपको क्या बहुत सारे यहाँ पर राजा महाराजा छुड़वा दिए। देखो हम फालतू चीज़ें क्यों पढ़े, एमपीपीएससी पूछता भी नहीं है कैसे, तो हम उन चीज़ों को क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करें इस पर, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ वो छुड़ा दिया। अगर आप इसको और अच्छे से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें वो पढ़ना चाहो तो परीक्षा धाम में यहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिखेगी। और ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर बघेल राज में बस आपको पहले वाले शासक याद रखना और फिर एंड वाले शासक आपको यहाँ पर याद रखना है, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं हम दूसरे राजवंश पर या दूसरी रियासत पे। तो अब दूसरी रियासत हमारी कौन सी आती है, तो दूसरी रियासत हमारी आएगी कौन सी, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ इनके महत्वपूर्ण कार्य वो देख लेते हैं। जैसे घोरा का राजमहल बुल्लार देव ने बनवाया था। घोरा में शीतला माता बुल्लार देव ने बनवाया। महामृत्युंजय मंदिर तो ये महाराजा भाव सिंह ने बनवाया था। रानी तालाब भाव सिंह ने। भेदचंद ने मेहर दुर्ग बनाया था। बांधवगढ़ दुर्ग पूछा जाता है, बघेल शासक ने बनाया। नाम यहाँ पर स्पष्ट नहीं है बांधवगढ़ दुर्ग का, बघेल शासक, ठीक है। रीवा का दुर्ग जलान खान ने। सोहालवल दुर्ग सतना फतेह सिंह ने। सोहालपुर गढ़ी वीर सिंह देव द्वारा। गोविंदगढ़ किला रघु राजन सिंह के द्वारा, IM पे कर लेना। वेंकट भवन वेंकट रमन के द्वारा। विश्वनाथ सागर तालाब रघु राज सिंह द्वारा। लक्ष्मण बाग विश्वनाथ सिंह द्वारा। बघेल राज के अंतर्गत अन्य रियासतें निम्न थी। मध्य प्रदेश में नागौर जागीरदार, फिर मेहर जागीरदार, कोठी जागीरदार, सोहावल। फिर उत्तर प्रदेश में अरोड़ा और चौबे। बघेलकालीन साहित्य तो वीर भानुदेव काव्यम किसने, तो कवि माधव ने। वीरभद्रदेव चंपू पद्मनाथ मिश्र ने। आनंद रघुनंदन महाराजा विश्वनाथ ने। राधा चरित्र रामचंद्र भट्ट वीर सिंह देव ने, ठीक है। भक्तमाल तो रघु सिंह ने। और होत्र कलपुत्र तो भाव सिंह ने आपका यहाँ पर लिखा था। अब बघेल वंश से संबंधित आपको क्या देखना है यहाँ पर, इनके समकालीन और हाँ इनके समकालीन शासक भी देख सकते हो और कौन से ग्रंथ और संबंध है। जैसे बघेल वंश की वंशावली आपको अजवेश राम, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट बघेल वंशावली, तो ये यहाँ पर ये लिख लेना अजवेश राम। अजवेश राम। अब इसके अलावा रीवा राज्य दर्पण जतिन सिंह। रीवा राज्य दर्पण तो ये किसने, जीतन सिंह, ठीक है, जीतन सिंह। इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फिर उसके बाद व्याघ्रवंशम संग्रह व्याघ्रवंश संग्रह, ये इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि देखो सही जोड़ी में ऐसे कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। रहमान अली। फिर आपको बघेल वंश वर्णनम, तो ये आपका लिखा था रूपाली शर्मा ने। बघेल वंश, ठीक है, वर्णनम तो किसने लिखा था, रूपाली शर्मा ने। उसके बाद अमरेश विलास तो नीलकंठ ने। फिर उसके बाद आनंद रघु, तो ये तो अपन पीछे पढ़ के आ गए। हरिचरित्र चंद्रिका है, इसमें नहीं है, हाँ नहीं है, तो ये भी यहाँ पर कर लेना। हरि चरित्र चंद्रिका ये लिखा था जय सिंह ने, ठीक है। इतनी चीज आपको क्या याद रखना, इनके बारे में याद रखना, और उसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें बघेल वंश में जो मैंने आपको बताया इसको एक बार 2 स्पीड में देख लेना, जो मुख्य है। तो जैसे मुख्य एक बार और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसको इसलिए इतना हाईलाइट करके मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर के क्वेश्चन कम है, मतलब चीज़ें कम है और यहाँ से नंबर आ गए तो इससे ही आएगा। जैसे एक राजा ये पढ़ लो, गुलाब सिंह पढ़ लो, वेंकट सिंह पढ़ लो, ठीक है। फिर ये सुप्रिटेंडेंट काल तो आपको पता चल आया तब क्यों हुआ था। इससे पहले रघु सिंह पढ़ लो, ठीक है। विश्वनाथ को छोड़ दो, ठीक है। महाराजा जय सिंह को पढ़ लो,
अजीत सिंह को छोड़ दो, ये ऊपर यहाँ तक राजा छोड़ दो, ठीक है। फिर अमर सिंह को भी पढ़ना चाहो तो छोड़ दो मेरे हिसाब से, विक्रमजीत बघेल को यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। फिर ऊपर वाले पढ़ लो, ये नीचे वाले छोड़ दो। इसको डबल स्पीड में एक बार और देख लेना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब अपन बुंदेलखंड की रियासतों के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर प्रमुख प्रमुख आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो इसकी पहले हम क्या पृष्ठभूमि देख लेते हैं यहाँ पर बुंदेलखंड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बुंदेलखंड वाले को हम पहले, ठीक है। तो बुंदेल एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र था, सभी को पता है ये तो। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश व उत्तर में विस्तृत, उत्तर प्रदेश में विस्तृत था, ठीक है। मध्य प्रदेश व उत्तर में विस्तृत था, ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश ये जिसके उत्तर में मध्य प्रदेश में व उत्तर प्रदेश में ये विस्तृत था। विंध्य पर्वत के कारण इन्हें क्या बोला जाता है आपका, तो आपका विंध्यलखंड या बुंदेलखंड कहा जाता है। चंदेल शासकों के समय इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, जेजाक भुक्ति आपका कहा जाता था, ठीक है। चंदेलों के बाद समय, अब चंदेल खत्म हो गया, यहाँ पर क्या आ गया आपका बुंदेल आ गया, ठीक है। क्या आ गया बुंदेलखंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट तो बुंदेलखंड का पहले तो अपन को देखना कि इसका स्थापना कैसे होती है, ठीक है। बुंदेलखंड की तो प्राचीन काल में बुंदेला जो थे क्या ठाकुरों का उद्भव अयोध्या के राजा रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र लव से माना जाता है, ठीक है, बुंदेलों का। पहली बात फिर क्या होता है कि कर्णराज का नाम के काशी के राजा गृह निवारी हेतु यज्ञ का आयोजन किया और इस वंश को गृह निवास कहलाए और कालांतर में गरिवाल कहलाने लगे। इसी गरिवाल वंश के पंचम बुंदेला के पुत्र वीर बुंदेला ने मऊ मोहानी क्षेत्र में अपना क्या किया राज्य स्थापित किया और बुंदेला ठाकुरों द्वारा विंध्य क्षेत्र के भूभाग पर सत्ता स्थापित करने के कारण क्या कहला, ये विंध्यला कहलाए और जो कालांतर में अपभ्रंश के रूप में बुंदेला हो गए। ये चीज यहाँ पर याद रखना कि 14वीं शताब्दी में क्या होता है, इस पूर्व में चंदेला शासन रहा जिनकी राजधानी जेजाक भुक्ति रही, परंतु 14वीं शताब्दी के उत्तर में ये बुंदेला द्वारा सत्ता स्थापित की गई, मऊ पानी के क्षेत्र को राजधानी बनाया गया, ठीक है। बुंदेल राज्य की स्थापना से पूर्व का इतिहास देखें तो चंदेलों के पतन काल के सर्वप्रथम पृथ्वीराज चौहान द्वारा चंदेल शासक परमादेव पर आक्रमण किया गया था, अपन पढ़ के आए, ठीक है। और महुबा के आसपास वाले क्षेत्रों को क्या किया गया था, पृथ्वीराज ने अपना आधिपत्य कर लिया था। फिर पृथ्वीराज की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद गौरी ऐबक आ गए थे, इन्होंने बुंदेलखंड के दुर्ग कलिंजर पर आपका क्या क्या आक्रमण किया था। फिर सुल्तान इल्तुतमिश आ गया था, ठीक है, इसने क्या किया आक्रमण किया था चंदेल की सत्ता पर। फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद ने पुनः कलिंजर पर आक्रमण किया था आपको। फिर दिल्ली में क्या आ गया था, सुल्तान सिकंदर लोदी, इसने बुंदेलखंड के नरवर और चंदेरी भाग पर कब्जा किया था। फिर जो बाबर था, बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया और मैथिनी राय को पराजित कर संपूर्ण बुंदेलखंड पर क्या कर दिया था, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और 1530 में मुगल बादशाह हुमायूं द्वारा कलिंजर पर आक्रमण कर दिया गया था। फिर शेरशाह द्वारा कलिंजर पर आक्रमण किया गया। इसी क्रम में शेरशाह सूरी ने 22 मई 1545 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और बुंदेला राज्य की स्थापना के तत्कालीन सहायक परिस्थिति कैसी थी, तो मध्यकाल में बुंदेला के मुख्य 3 केंद्र महुबा, कलिंजर, अजयगढ़ थे, ठीक है। और ओरछा इस समय नगण्य स्थिति में था, उस समय ऐसा ओरछा जैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। महुबा और कलिंजर पर चंदेलों का क्या हो गया था, आधिपत्य था, परंतु मुस्लिम शासकों के भारत में प्रवेश के साथ ही चंदेली के साथ क्या हुआ, संघर्ष हुआ, ठीक है, और मुस्लिम सत्ता से हुआ था। कमजोर होती चंदेल सत्ता का फायदा बुंदेलों को प्राप्त था और इन्होंने महू पानी क्षेत्र में खुद को स्थापित कर लिया और किसी भी मुस्लिम शासक के से की सीधी नज़र इन क्षेत्र पर नहीं पड़ी। और इस स्थिति में बुंदेलखंड को क्या हुआ, फूलने और फलने का अवसर मिल गया। और जैसे इनको प्राप्त हुआ तो इन्होंने क्या कर लिया कि बुंदेल वंश की आपकी स्थापना कर दी। पहले इसी जगह बुंदेलों में, जहाँ बुंदेल क्षेत्र है, यहाँ पर पहले चंदेल भी थे, ठीक है। फिर बाद में बुंदेल आकर इन्होंने अपना किया। अब सबसे पहले इनमें अब अलग अलग रियासतें आपको देखने को मिलेगी। ओरछा राज्य की स्थापना, ठीक है। फिर पन्ना राज्य की स्थापना, फिर छतरपुर, फिर शाहपुर, चिरगांव, जेतपुरा, बार चंदेरी, अजयगढ़ रियासत, दतिया रियासत, विजय राघव रियासत, गरौनी रियासत, मोगना रियासत। तो इतनी प्रमुख आपको यहाँ पर रियासत दिखेगी जो अलग अलग क्षेत्रों में बुंदेलखंड में फैली हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब अपन सबसे पहले ओरछा रियासत की बात करेंगे, ठीक है। किसकी, ओरछा। तो ओरछा जो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक रियासत थी। संस्थापक तो रुद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रुद्र प्रताप सिंह। इस वंश के प्रमुख शासक व क्रमवार विवरण निम्न है, ठीक है। रुद्र प्रताप सिंह की बात करें तो ओरछा के संस्थापक, ओरछा को बसाकर कलिंजर को कल्पी के साम्राज्य से विस्तृत किया। इन्हें ओरछा की रियासत का आदि पुरुष कहा जाता है। अब
सॉरी, हाँ, बघेलों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, आप लोगों को लिए कमेंट करके बताओ। अभी 10 मिनट पहले हम पीछे पढ़ कर आएंगे। ये ओरछा के आदि पुरुष है, ठीक है। समकालीन कौन थे, तो सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी व बाबर, इनके क्या थे, समकालीन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। संबंध, तो ग्वालियर के तोमर वंश से इनके कैसे थे, मित्र पूर्व संबंध थे, पहली बात, ठीक है। प्रमुख शासक इनके रुद्र प्रताप के, इन्होंने 1531 में, पहली चीज याद रखना, ओरछा शहर की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, बस जहाँ मैं हाईलाइटेड करूँगा वो आप याद रखना और पढ़ेंगे तो सब। फिर भारती चंद्र बनते हैं, ठीक है। ओरछा ने इसके समय, तो ये किसके पुत्र थे, रुद्र प्रताप सिंह ज्येष्ठ के पुत्र थे। ओरछा को इन्होंने क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने कलिंज के शासक किरत सिंह को शेरशाह सूरी के विरुद्ध क्या दी थी, सैन्य सहायता दी थी। और ओरछा दुर्ग, राम राजा मंदिर और रानी महल की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। किसने, भारती चंद्र ने। और ये हुमायूं के समकालीन थे, ठीक है। ये किसके समकालीन थे, तो ये हुमायूं के, मैं लिख देता हूँ, हुमायूं के समकालीन। फिर मधुकर शाह बनते हैं, ठीक है। मधुकर शाह, तो उन्होंने क्या, ओरछा में क्या बनाया था, तो राम राजा मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। पहली बात ये याद रखना, क्या क्या था, पहले, हाँ ठीक है। ये पुत्र थे, ये तो जरूरत नहीं, शासनकाल भी इसके समय स्वतंत्र ओरछा की हुई, ठीक है। हाँ, इन्हीं के समय स्वतंत्र ओरछा रियासत की स्थापना होती। ये अकबर के समकालीन थे। इन्हें मुगलों से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष रहे और सिरोज, ग्वालियर एवं नरवर पर विजय प्राप्त की। यह अकबर के बुलावे पर उसके दरबार में नहीं गए, फलतः अकबर ने सादिक खां के नेतृत्व में सेना भेजकर क्या करता है, मधुकर शाह को यहाँ पर आपका हरा दिया था, ठीक है। मधुकर शाह को क्या किया, यहाँ पर आपका हरा दिया था। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है मधुकर शाह के बारे में। अब इन्होंने निर्माण राजा महल और राजा मंदिर का करवाया था, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है राजा महल और राजा महल और रानी महल का निर्माण, लेकिन ये इन्होंने मधुकर शाह ने करवाया था। इनके कितने पुत्र थे, तो इनके 8 पुत्र थे, ठीक है। उसमें से ज्येष्ठ पुत्र राम शाह था, जिसकी क्या हुआ था, जिसके द्वारा आपका समय यातना करके ओरछा पे वापस इन्होंने शासक कर लिया था। किसने, राम शाह ने। इनके कितने पुत्र थे, 8 पुत्र थे। अब बोलोगे अकबर ने इसको मिला लिया तो इसको वापस किससे मिला, तो ये 8 पुत्र थे इसके, ठीक है। 8 पुत्र में से राम शाह था, तो इसने अकबर से क्या करा, आपका समय याचना की, ठीक है। ये समय याचना की और उसके बाद शासक बनाया गया। और इनके राज्य का प्रबंध इंद्रजीत सिंह ने किया और कवि केशव चंद्र इंद्रजीत के दरबारी कवि थे, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना। और इन्हीं के कवि में केशवदास इंद्रजीत के दरबारी, तो और इनको क्या कहा जाता है, केशवदास की कठिन काव्य का प्रेत, ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत। चीज़ें समझ में आ रही है आपको इसके बारे में। तो ये तो पहले आपको मैंने बता दिया इसका इतिहास कि ओरछा मतलब चंदेलों का था पहले यहाँ पर, फिर बुंदेल कैसे आए, उन्होंने अपनी अपनी रियासतें, अलग अलग रियासतों पे अलग अलग ये देखने। फिर सबसे पहले रुद्र प्रताप सिंह ओरछा राज इन्होंने ही बसाया था, एक चीज़ बस ये याद रखना चाहिए। फिर भारती चंद्र आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुमायूं के समकालीन थे और किरत सिंह को शेरशाह के सूरी इन्होंने सैन्य सहायता दी। फिर मधुकर शाह आते हैं, तो मधुकर शाह क्या स्वतंत्र ओरछा राज्य की स्थापना करते हैं, लेकिन अकबर इनको यहाँ उनके साथ बुलाता है, ये जाता नहीं है, तो क्या इस पर हमला कर देते हैं उससे सादिक खां के नेतृत्व में। अब हमला करने के बाद इसके 8 पुत्र थे, तो 8 पुत्र में से एक राम शाह क्या समय याचना करता है और शासक वापस बन जाता है। और इसी के संबंध में इसी के राज्य में कौन प्रबंध करता था, इंद्रजीत सिंह, ठीक है। और इंद्रजीत सिंह करता था, और इन्हीं के इसमें कवि केशव इंद्रजीत के दरबारी कवि थे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना, जिसे कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। अब आते हैं वीर सिंह देव, इनके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वीर सिंह देव के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। अब वीर सिंह देव के बारे में सबसे पहले ये राम शाह का भाई था। आरंभ में ये बड़ोनी दतिया का शासक था, ठीक है। बड़ोनी दतिया का शासक था, अपन यहाँ पर देखा होगा, ठीक है। दतिया का आपको क्या देखने को मिलेगा, बड़ोनी दतिया का शासक देखने को मिलेगा वीर सिंह देव। फिर अकबर के शासन में ये जहांगीर के कहने पर अकबर के विद्वान अब्दुल फजल की इसने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है। अब आपको पता होगा ये अपन ने कहाँ पढ़ा था, कौन से वाले में पढ़ा था, आपको याद होगा, मुझे याद नहीं आ पा रहा अभी, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया था कि वीर सिंह देव ने क्या जहांगीर महल का निर्माण करवाया था, ठीक है, ओरछा में। क्यों करवाया था, आपको पता है कि अकबर के कहने पे क्या होता है कि उसका जो पुत्र रहता है अकबर का, ठीक है, वो क्या विद्रोह कर देता है, वो दक्षिण में आ जाता है। दक्षिण में आ जाता है तो उसको ढूंढने के लिए अब्दुल फजल को कौन भेजता है, आपका अकबर भेजता है, ठीक है। अब उसका पुत्र था, तो वो क्या करता है, जहांगीर को बोलता है, क्या बोलते हैं, वीर सिंह देव को बुंदेला को बोलता है
मुझे सहायता प्रदान करो, तो वो यहाँ आता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक है इसकी। और इसके कहने पर ये अब्दुल फजल की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। अब हत्या कर देता है। अकबर के जाने के बाद कौन बनता है आपका, तो उसका अकबर का पुत्र शासन पे बैठता है, ये जहांगीर को क्या कर देता है आपकी, तो ये आपके जहांगीर को क्या कर देता है, तो जहांगीर को ये यहाँ की वीर सिंह देव जो है यहाँ का आपका शासक बना देता है। अब देख लो, यहाँ देख लेते हैं। जहांगीर के साथ इसके मित्र संबंध थे। इसी क्रम में अब इसने अब्दुल फजल की हत्या कर दी थी। बाद में जहांगीर की सहायता से ओरछा का ये शासक बन जाता है। पहले कहाँ का था, बड़ौनी दतिया का था। इसी क्रम में बुंदेली स्थापत्य शैली का, अब यहाँ पर जहांगीर ने अब्दुल फजल की हत्या एवं वीर सिंह देव के शासक बनाने का वादा किया था। इसी क्रम में जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो उसने राम साहब को अपने अपदस्थ कर चंदेरी राज्य दिया, वीर सिंह देव को ओरछा का शासक बना दिया। समझ में आ रहा है क्या हिस्ट्री चल रही है यहाँ पर, ऐसे ही चीज़ें आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके प्रमुख स्थापत्य योगदान क्या थे, जहांगीर महल इसने बनवाया था, ठीक है। राम मंदिर महल मथुरा में, दमोनी किलो सागर में, और झांसी का किला और करेला केला शिवपुरी में इसने बनवाया था, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर इसका पुत्र आता है जुझार सिंह बैठता है, ठीक है। ये वीर सिंह देव का ज्येष्ठ पुत्र था। इसने 1633 में गोंड राजा प्रेम साह पर आक्रमण किया और चौरागढ़ को जीता, परंतु शाहजहां के विरोध के चलते चौरागढ़ को छोड़ के दक्षिण की ओर भाग गया था। शाहजहां कौन था, ठीक है, शाहजहां आपको जहांगीर का पुत्र था, इसके विरोध के यहाँ आ गया। फिर कौन बनता है आपका, फिर बनता है पहाड़ सिंह, ठीक है, पहाड़ सिंह। अब पहाड़ सिंह छोटे भाई थे, ठीक है, जुझार सिंह के। इन्होंने कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए जुझार सिंह को चौरागढ़ से लूटे खजाने को मुगल शाही खजाने में जमा करके चौरागढ़ किले को मुगलों को प्राप्त किया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर। फिर कौन बनता है आपका, विक्रमजीत सिंह बनता है। कौन बनता है आपका, विक्रमजीत सिंह बनता है। इससे पहले आपको कितने और देखने को मिलेंगे, तो इतने आपको इधर साइड में दिख रहा होगा कि इतने लोग और आप यहाँ पर बने थे, ठीक है। विक्रमजीत के बाद आपका पहाड़ सिंह के बाद आपका सुजान सिंह, इंद्रमणि, यशवंत सिंह, भगवत सिंह, उद्योत सिंह, पृथ्वी सिंह, सावंत सिंह, हतो सिंह, विक्रमजीत सिंह। अब इसमें भी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी अपन पढ़ रहे सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इसमें आपको एक ये दिखेंगे, ठीक है, वीर सिंह देव दिखेंगे इंपॉर्टेंट, फिर विक्रमजीत इंपॉर्टेंट दिखेंगे, फिर मधुकर शाह इंपॉर्टेंट देखेंगे, फिर रुद्र प्रताप सिंह और भारत चंद। ये जो इंपॉर्टेंट है इनको ही हम देखेंगे। अब विक्रमजीत सिंह बनते हैं कब, 1776 से 1817 तक। अब ये लास्ट अपन ने क्या पढ़ा यहाँ पर, तो ये 1600 की बात थी, करीबन कितना साल, 100-150 साल पुरानी बात आ गई यहाँ से जुझार सिंह से विक्रमजीत सिंह तक। अब मराठों का आक्रमण यहाँ से व्यवस्थित होकर 1783 में राजधानी ओरछा से टेरी इन्होंने स्थानांतरित कर दी। पूछा जाएगा, ठीक है, कि किस बुंदेला शासक ने ओरछा से टेरी अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, तो विक्रमजीत सिंह ने। बाघाट के जागीरदार से बाघाट का युद्ध लड़ा 1816 में। फिर मराठों एवं पिंडारों से सुरक्षा हेतु पुरुषोत्तमगढ़, भमहोरी और बड़ा गांव में गढ़ी बनाई। 1787 में टेरी को कृष्ण जी टिकम जी के नाम पर टिकमगढ़ कहा जाने लगा, ठीक है। टेरी जो टिकमगढ़ कृष्ण जी के, तो इसको टिकमगढ़, तो याद रखना टेरी किसका पुराना मतलब टिकमगढ़ किसका पुराना नाम है, तो टेहरी का नाम है, टेहरी, ठीक है। फिर आता है धर्मपाल। तो धर्मपाल विक्रमजीत के पुत्र थे। इन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग के साथ मिलकर पिंडारियों का दमन किया। इन्होंने फ्रांसीसी अधिकारी जीन वेपिस्टा को हराया और इनकी 3 पत्नियां थी, गरई रानी, लड़ई रानी, हरई रानी, तीनों निसंतान थी। और 1812 में अंग्रेजों के साथ सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर इन्होंने किए, ठीक है। और ये क्या होता है, फिर तेज सिंह, सूरज सिंह, हमीर सिंह, प्रताप सिंह और वीर सिंह यहाँ के बनते हैं। यह 1950 तक की बात आ गई, ठीक है। अपना देश 1947 में ही आज़ाद हो जाता है। फिर लड़ई की सरकार, ये धर्मपाल की पत्नी थी, उपनाम ओरछा के राज्य की विक्टोरिया। 1852 में बुंदेला विद्रोह में कर्नल सलीम की सहायता की थी, किसने, लड़ई सरकार ने। इन्होंने अपने सेनापति नत्थे खां को रानी लक्ष्मीबाई पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। नत्थे खां को लक्ष्मीबाई ने पराजित किया और बाद में नत्थे खां को हुरोज की सहायता की, ठीक है। नत्थे खां ने हुरोज की सहायता की। ये खत्म होता है हमारा ओरछा रियासत के बारे में। अब पन्ना रियासतें देख लेते हैं हम यहाँ पर। ओरछा रियासत में समझ में आए चीज़ें आपको, आई होप की चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही उलझी सुलझी हिस्ट्री है यहाँ पर। जो पढ़ाता है उसको भी क्या है कि थोड़ी एक बार के लिए समझ में वो होना नहीं आती है, ठीक है। तो पन्ना रियासत की अब बात कर लेते हैं। बुंदेल सरकार चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने यहाँ पन्ना रियासत की स्थापना की थी। अब वही छत्रसाल बुंदेला आपको देखेंगे। बुंदेला सरकार चंपत राय के पुत्र पन्ना रियासत के संस्थापक है। जन्म और मृत्यु के बारे में ज़्यादा ध्यान मत दो। बुंदेल के इन्हें उपनाम बुंदेल केसरी या बुंदेलखंड का शिवाजी कहते हैं। राजधानी पन्ना बनाई।
1678 में पन्ना को राजधानी बनाया और 1687 में योगी राज प्रणवनाथ के निर्देशन में अपना राज्याभिषेक करवाया। ये राजा जयसिंह के सहयोग से मुगल सेनापति में भर्ती हुए थे और प्रशिक्षण के प्राप्त किया और बाद में 1665 में बीजापुर के युद्ध में देवगढ़ के गौंड शासक को पराजित किया, लेकिन इसका श्रेय न मिलने के कारण इन्होंने पन्ना रियासत की स्थापना का संकल्प कर लिया था। समझ में आ रहा है इन्होंने पन्ना रियासत की स्थापना क्यों की थी? यहाँ लिखा है तो समझ में आ गया होगा। उपलब्धि, छत्रपति शिवाजी से मैत्री संबंध किए। अब छत्रपति शिवाजी जो महाराष्ट्र वाले, ओरछा में क्या किया, क्षेत्रों को विजित किया। धामोनी में शमशेर खान को पराजित किया। औरंगजेब को वासिया के युद्ध में हराया अतः औरंगजेब ने इन्हें 4000 का मनसब एवं राजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है, इसने कलिंजर के किले पर विजय प्राप्त की एवं मंदाता चौबे को वहां का किलेदार नियुक्त किया। ये 1728 से 29 में पेशवा बाजीराव के सहयोग से मुगल सूबेदार मोहम्मद खां वंश को हराया और पेशवा को अपने तीसरे पुत्र के रूप में माना। ठीक है, पेशवा को अपने तीसरे पुत्र के रूप में माना। इन्होंने कवि भूषण, लाल कवि और हंसराज को संरक्षण दिया। ठीक, कवि भूषण आपको याद रखना, उन्होंने दुबेला महल का निर्माण कराया। अब 1731 में इनकी मृत्यु के बाद इनके साम्राज्य का विभाजन इनके 3 पुत्र हृदय शाह, जगत राय और पेशवा बाजीराव में बांट दिया गया। ठीक है, पेशवा बाजीराव में बांट दिया गया क्योंकि पेशवा बाजीराव को अपना तीसरा पुत्र इन्होंने माना था। हृदय शाह, जगत राय और पेशवा बाजीराव, और ये आपको देखने को मिलेंगे, ये वही है मस्तानी वाले बाजीराव। ठीक है, तो हृदय शाह इन्हें पन्ना, कलिंजर, गढ़कोटा, मऊ और सागढ़ क्षेत्रों का शासन प्राप्त हुआ। जगत राय को जयपुर, विजावर, बांदा, चरखारी क्षेत्रों का शासन प्राप्त हुआ। इन्हें झांसी, हट्टा, कालपी, गुना के क्षेत्रों का शासन प्राप्त हुआ। अब अन्य तत्व शासन, पन्ना के शासक हृदय शाह ने रीवा में बुंदेली दरवाजे का निर्माण कराया। किशोर सिंह ने यहाँ तक शासन किया, छोड़ो इसको भी देखने की जरूरत नहीं। हाँ, ये नोट पढ़ लो कि पन्ना को एक शासक सभा सिंह के समय पृथ्वी सिंह ने विद्रोह कर गढ़कोटा को एवं शाहगढ़ क्षेत्र का प्राप्त कर शाहगढ़ रियासत की नींव रखी थी। अब शाहगढ़ रियासत आ गई। अब शाहगढ़ रियासत की कैसे नींव रखी थी? तो पन्ना का एक शासक था सुभाग सिंह। ठीक है, इसके समय पृथ्वी सिंह ने विद्रोह कर गढ़कोटा एवं शाहगढ़ क्षेत्र को प्राप्त कर लिया और शाहगढ़ रियासत की नींव रखी थी। अब 36 साल की मृत्यु के बाद में हृदय शाह को शाहगढ़ का क्षेत्र प्राप्त हुआ। किसको? हृदय शाह को। प्राप्त को आप यहाँ देख रहे होंगे, हृदय शाह को क्या शाहगढ़ का हुआ था, लेकिन कर किसने दिया था आपका? तो ये पृथ्वी सिंह ने विद्रोह कर दिया था। अब हृदय शाह के बाद सुबह से पृथ्वी सिंह के विद्रोह के शाहगढ़ की रियासत नींव डाली और अपने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, क्या हुआ? हृदय शाह के बाद सुभाग सिंह के समय पृथ्वी सिंह ने, अब हरि सिंह, मर्दन सिंह, इन्होंने राजधानी गढ़कोटा स्थापित की। मर्दन सिंह ने क्या किया? मालथोन का दुर्ग बनवाया। छोड़ो इसको, याद मत रखो। हाँ, बखतवली याद रख लो। ये तो ये अर्जुन सिंह के भतीजे थे और शाहगढ़ के शासक थे। इन्हीं के समय 1842 में बुंदेला विद्रोह होता है। ठीक है, अब बखतवली आपको समझ में आ रहे होंगे कैसे कैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके आगे इतने भी राजा देखे थे। ठीक है, बखतवली आपको देखने को मिलेगा। तो ये हीरापुर के हृदय शाह के इन्होंने गढ़कोटा से प्राप्ति चाह बुंदेला विद्रोह में ब्रिटिशर्स का सहयोग करते हुए हीरा शाह के हृदय शाह को पकड़ाया था। ठीक है, बखतवली ने, और अंग्रेजों ने इनकी शर्तों को पूरा नहीं किया। फलस्वतः इन्होंने 1857 की क्रांति में बखतवली ने अपने सेनापति बोधन दुआ के साथ मिलकर ब्रिटिशर को चुनौती दी थी। ठीक है, 1857 के समय पहले क्या हुआ? पहले इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, फिर अंग्रेजों ने इनकी बात नहीं मानी, तो फिर वही बात है, इनकी बात नहीं मानी तो 1857 की क्रांति में इन्होंने बखतवली ने बोधन दुआ के साथ मिलकर ब्रिटिशर को चुनौती दी। ठीक है, फिर जैतपुर रियासत देख लेते हैं। अब 36 साल की मृत्यु के बाद जैतपुर रियासत किसको मिली थी? जगत राज को प्राप्त हुई थी। फिर केसरी सिंह ये जैतपुर के शासक थे। ठीक है, जैतपुर के शासक थे। इन्होंने मोहम्मद शाह और बहादुर शाह को परेशान होकर 1812 में अंग्रेजों से सुरक्षा की संधि कर ली थी। मोहम्मद शाह एवं बहादुर शाह बांदा के सूबेदार थे, जिन्होंने बुंदेलखंड का किंग मेकर कहा जाता है। केसरी सिंह का पुत्र राज परीक्षित थे। अब राजा परीक्षित आ जाएंगे। ठीक है, ये परीक्षित कहाँ से आया आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जब पढ़ते होंगे, जब नहीं आ रहा होगा, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब राजा परीक्षित जैतपुर रियासत के शासक एवं स्वतंत्र संग्रामी सेनानी थे। केसर सिंह के पुत्र थे। 1836 में रतन सिंह व राजा परीक्षित के नेतृत्व में चरखारी में क्या बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, एक मैंने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखा था। ठीक है, बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन जो हुआ था किसके सहयोग से होता? तो राजा परीक्षित की। ठीक है, फिर 1882 में बुंदेला का नेतृत्व किया था इन्होंने बनवाड़ी में, और
बुरागढ़ के युद्ध में अंग्रेजों को हराया था। फिर गोलदंश रतन सिंह लड़ाई सरकार ने इन्हें ब्रिटिशर को पकड़ाया था। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी के बाद जेतपुर पर ब्रिटिश अधिपत्य स्थापित हुआ और कुछ समय के लिए खेत सिंह ने ब्रिटिशर्स को संरक्षण में शासन किया। 1849 में खेत सिंह की मृत्यु के बाद यह पूर्णतः ब्रिटिशर्स के नियंत्रण में आ गया था। कौन सा? जेतपुर। अब चरखारी रियासत आती है। तो 1731 में 36 साल की मृत्यु के बाद यह क्षेत्र जगत राय को प्राप्त हुआ था। जगत राय के बाद पहाड़ सिंह व किरत सिंह शासक बने। किरत सिंह के बाद 1765 में खुमान सिंह शासक बने, जिन्होंने बांदा हड़पने की कोशिश की। फलतः सेनापति अर्जुन सिंह द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। इसी रियासत के शासक विजय बहादुर और ईसानगर तालाब बनवाया। ठीक है, ईसानगर तालाब बनाया। ईसानगर आपको देखने को मिलेगा छतरपुर में। ठीक है, और ईसानगर स्टेशन भी है यहाँ पर। फिर विजय बहादुर सिंह ने रंजीत सिंह के पुत्र रतन सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया, ब्रिटिशर्स से मान्यता प्राप्त की। रतन सिंह को उत्तराधिकारी बनाए जाने से जैसे नाखुश राजा परीक्षित ने स्वयं को चरखारी का शासक बनाया। फलतः 1842 में बुंदेला विद्रोह में रतन सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, याद समझ में आ रहा होगा आपको। जो बुंदेलखंड से संभव होगा उसको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर ये जैसे ईसानगर तालाब, ये चीज़ें आपको क्या कहीं ना कहीं माइंड में रहती है। अब जैसे मालवा वाला मालवा को अच्छे से समझता है, बुंदेलखंड वाला बुंदेलखंड को, बघेलखंड वाला बघेलखंड को। अब चंदेरी वानपुर रियासत। मुगल सम्राट जहांगीर ने राम शाह को बुरहानपुर की जागीर प्रदान की। ठीक है, बाद में शाहजहाँ ने राम शाह के वंशज भरत सिंह से प्रसन्न होकर चंदेरी की रियासत भी प्रदान कर दी। भरत सिंह ने अपनी राजधानी चंदेरी को बनाया। मोर प्रहलाद बने इसके बाद, फिर मदन सिंह बने। ठीक है, फिर अजयगढ़ रियासत यहाँ छोटी सी पढ़ लो। जेतपुर के राजा पहाड़ सिंह ने 1765 में बांदा अजयगढ़ को अपने भतीजे गुमान सिंह को प्रदान किया। तो यहाँ के फिर बखत सिंह गुमान सिंह का गोद लिया हुआ पुत्र था बखत सिंह। इनके समय अजयगढ़ के किलेदार लक्ष्मण दोआ ने अंग्रेजों को लूटा था और 1857 की क्रांति के समय अजयगढ़ रियासत को महिपत सिंह की पत्नी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब आ जाते हैं छतरपुर रियासत, फिर दतिया रियासत, और फिर हमारा विजय राघव रियासत, और फिर हमारा खत्म हो जाता है ये। ठीक है, बुंदेला। तो छतरपुर रियासत, यद्यपि छतरपुर की स्थापना राजा छत्रसाल ने तो की थी, लेकिन छतरपुर रियासत की स्थापना सोनेश पवार सोन सिंह ने की थी। ठीक है, छतरपुर की स्थापना तो राजा छत्रसाल ने की थी, लेकिन छतरपुर रियासत की स्थापना सोन सिंह या सोनेश पवार ने की थी। इन्होंने 1785 में छतरपुर को अपनी राजधानी बनाकर छतरपुर रियासत की स्थापना की। प्रताप सिंह और जगत राय यहाँ के दो बनते हैं। सोनेश के ज्येष्ठ पुत्र थे। इसने 1816 में अंग्रेजों से सुरक्षा की संधि की और 9 गांव में अंग्रेजों की तेरहवीं छावनी बनवाई। इसने अपने पुत्र खेत सिंह के पुत्र जगत राय को गोद लिया और उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, जगत राय 1854 में प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद ये अगला शासक बना। नाबालिग होने के कारण प्रताप सिंह की पत्नी ने संरक्षक के रूप में अदा किया, और प्रताप सिंह की पत्नी क्रांतिकारियों को 1857 की क्रांति के दौरान गुप्त रूप से सहयोग दिया, जबकि जगत राय ने ब्रिटिश का सहयोग दिया। अब दतिया रियासत, तो वीर सिंह बुंदेला ने अपने पुत्र भगवान दास को दतिया की गड़ोनी की रियासत प्रदान की। इसके बाद ही दतिया राज अस्तित्व में आया। भगवान राव बुंदेला, इन्होंने दतिया रियासत का प्रथम शासक माना जाता है, याद रखना IMP। भगवान सिंह के बाद राव शुभकरण एवं उसके राव दलपत सिंह शासक बने। फिर नोट करने वाली बात है कि राव दलपत सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ, जिससे विजय प्राप्त करके राव रामचंद्र सिंह शासक बने, और जिन्हें मुगल बादशाह बाज बहादुर शाह ने दतिया के शासक के रूप में मान्यता दी। राव उपाधि वाले शासक तो राव भगवान सिंह, राव शुभकरण सिंह, राव दलपत सिंह, राव रामचंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, राव शत्रुजीत। राजा की उपाधि तो राजा परीक्षित, विजय बहादुर सिंह, भवानी सिंह और गोविंद सिंह। शत्रु सिंह और राजा परीक्षित, तो ये परीक्षित आ जाते हैं यहाँ पर कहाँ के? दतिया के। ठीक है, उधर भी दतिया पड़ा था। दतिया रियासत के राजा थे। इन्होंने मराठों से व्यथित होकर 1804 में अंग्रेजों से सुरक्षा संधि की और 1818 में संशोधन भी हुआ। अब परीक्षित अपन इधर आगे भी पढ़ के आए थे। ठीक है, परीक्षित 1 मिनट में बता देता हूँ यहाँ पर। ये ठीक है, जेतपुर रियासत के क्या थे? आपको स्वतंत्र सेनानी थे। ठीक है, जेतपुर के ये राजा परीक्षित थे, और ये क्या है? ये आपके राजा परीक्षित है। तो ये दतिया रियासत के राजा थे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, परीक्षित और परीक्षित। विजय राघवगढ़ कटनी, ठीक है, कटनी क्षेत्र में विस्तृत है। पन्ना रियासत में व्याप्त अराजकता का लाभ उठाकर बेनी हजूरी कसाओं ने मेहर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और 1826 में मेहर राजा के विभाजन के बाद मेहर एवं विजय राघवगढ़ नामक 2 राज्य बने। मेहर के राजा विष्णु सिंह, जबकि विजय राघवगढ़ के प्रयागदास बने। प्रयागदास के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र गद्दी पर बैठा। क्योंकि अल्पवयस्क था, इस
तथा कंपनी के प्रशासन ने अपने हाथों में लेकर साबिर अली को प्रशासक और तहसीलदार बनाया। फलतः सरोज प्रसाद नाखुश हुए और सरोज प्रसाद ने 1857 की क्रांति के समय साबिर अली की हत्या कर ब्रिटिशर को सुनिश्चित दी। ठीक है। मोदना रियासत के संस्थापक अनूप गिरी हिम्मत बहादुर थे और करौली रियासत के संस्थापक गोपाल सिंह थे। तो इतनी आपको रियासत यहाँ पर देखने को मिलेगी काई में बुंदेला के बारे में। और इसमें से मुख्यतः आपको बुंदेला में कौन सी पढ़ना है, तो आपको जैसे मैं बता दूं, बुंदेला रियासत के बारे में ज़्यादा कुछ मत याद रखना। एक तो ओरछा रियासत और एक पन्ना रियासत, ठीक है, और एक छतरपुर रियासत और एक शाहगढ़ और जैतपुर अजयगढ़, ये 3-4 रियासत देख लो। इसके अलावा ज़्यादा मत देखो। ये रियासत क्या है, सब बिखरी थी तो समझ में भी नहीं आएगी। तो हमारा ये ख़त्म होता है। अब हम आने वाले वीडियो लेक्चर में आपकी सिंधिया रियासत, होलकर रियासत और देवास वाली रियासत देखेंगे और उसके बाद गोंडवाना रियासत देखेंगे और हमारा मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो आने वाले वीडियो में 2-3 रियासत और होने वाली है। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब